मणिपुर में तो 2 कम्युनिटीज को आपस में लड़ा दिया गया, उनको आज तक पता ही नहीं है वो लड़ किस चीज के ले रहे हैं। उनको पता ही नहीं है कि उनके भविष्य में आगे क्या है। उनके छोटे छोटे बच्चे जो आज उनके सामने रिलीफ कैंप में खेल रहे हैं, वो कल को क्या करेंगे। जिनके बड़े बच्चे, महिलाएं हमसे इन लाइटर नोट कह रही है कि हमारे लड़कों की शादी कैसे होगी। लड़की को तो चलो हम विदा कर देंगे, पर बहू रिलीफ कैंप में कौन भेज देगा। क्योंकि मणिपुर में रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, और एक तरह की रिसोर्स नहीं है, वहाँ ऑयल है, वहाँ पे मिनरल्स है, लिथियम, क्रोमियम जैसे मिनरल्स बहुत ज्यादा क्वांटिटी में भी है वहाँ पे। यानी कुछ पक रहा था पहले से। कई दफा लोगों ने ये भी बताया कि 1-2 साल पहले से घरों पे लाल निशान से मार्किंग भी करना शुरू किया गया है। और कुछ लोगों ने कहा कि ये सब शुरू होने से पहले ये लोग हमारे गांव में कई बार चक्कर काटते रहे हैं कि आप कौन से ट्राइब से हो, कि हम सर्वे के लिए आए हैं, और घरों पे निशान लगा के जाते रहे हैं। वरना डेटा कहाँ से आ रहा है कि कौन से घर में, क्योंकि सब साथ में ही रह रहे हैं। कुछ पहले से ऐसा डिवीजन तो था ही नहीं ना। मीडिया जोरदार होता तो जो मणिपुर में हो रहा है वो चलता ही नहीं ना इतने लंबे समय तक। अगर आप सही इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर देते, आज भी मेनलैंड में लोगों को पता ही नहीं है मणिपुर में क्या हो रहा है। हम जिस होटल में रुके थे उस होटल में ही ज्यादातर मीडिया वाले रुके हुए थे, और बड़े बड़े चैनल्स। हम सुबह निकल रहे, उनको देख रहे हैं, वो सब एकदम तैयार वैयार होके ID कार्ड लगा के सब कुछ करके मेन गेट से होटल के बाहर निकलते हैं, फुटपाथ पे खड़े होते हैं, वहां से रिपोर्टिंग चालू करते हैं, वहां से रिकॉर्डिंग चालू करते हैं। अब हम शाम को वापस आ रहे हैं तो यही सेम रिपोर्टर्स और कैमरा पर्सन जो है होटल के गार्डन में खड़े हुए हैं, वहां से लाइव चल रहा है। तो इनका मणिपुर जो है वो एक होटल में समा चुका है। कशिश, आई एम ग्लैड दैट यू आर सेफली बैक फ्रॉम मणिपुर। और जब आपने बताया था कि आप जा रही हैं, आई वॉज लिटिल वेरी कि भाई कैसे रिस्क ले रही हैं, और लड़की हैं और कोई और साथ में नहीं है, कोई मेल फ्रेंड नहीं है, किसी को आप जानती नहीं है, पहली बार मणिपुर जा रही हैं, लेकिन आपने हिम्मत की। तो कैसे सोचा कि मणिपुर आपको जाना चाहिए, जबकि इतने बड़े बड़े चैनल के बड़े बड़े स्टार एंकर्स और रिपोर्टर्स नहीं जा रहे हैं, अपोजिशन लीडर्स नहीं जा रहे हैं, तो आपने कैसे ये हिम्मत की कि आप वहाँ जा सकती हैं और रिपोर्ट करके आएंगी इंटीरियर में? शिवा, इस बात का कोई एक जवाब सेट तो नहीं है, पर मुझे लगता है कि जब आप सच के लिए कुछ करते हैं ना तो हिम्मत अपने आप आ जाती है। थॉट प्रोसेस मणिपुर जाने का, मैं पिछले 1.5 साल से जाना चाह रही हूँ मणिपुर, और सिर्फ ये सोचना रहा है कि सच देखना है, अपनी आंखों से देखना है, सिर्फ सुनना नहीं है कि कौन सा पक्ष क्या कह रहा है। वहाँ जाके देखना है, लोगों का दर्द महसूस करना है, उनसे बात करनी है, उनके मुद्दे समझने हैं। कि हम तो कहीं पे भी बैठ के सारे रिपोर्ट्स और सब कुछ पढ़ते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो ग्राउंड पे जाके जो समझ आपकी बनती है वो कुछ अलग है। जो पूरा लैंडस्केप को लेके आपकी समझ, जो आप नहीं जाओगे तो आपको नहीं उस तरह से समझ आएगा। तो वो एक डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। प्लस लोग किस तरह से वहाँ सोच रहे हैं, कैसा माहौल है, ये सब वहीं जाके पता चल सकता था। तो ये इसलिए ज़रूरी हो गया था कि एक बार मणिपुर जाना ही है, तब जाके बाकी की स्टोरीज की जाएंगी। कशिश, हमारे लिए मणिपुर में जो लोग हैं वो हमारे अपने बस मणिपुर वाले हैं, हम नहीं जानते कि वहाँ पर समाज में किस तरह के विभाजन हैं। तो जब एक मेन लैंड से एक फीमेल रिपोर्टर जाती है तो रिसेप्शन कैसा था? जो पीड़ित समाज है उनसे आप मिले, दोनों साइड से आप मिले हैं, जी। तो हाउ वेल यू वर रिसीव्ड, हाउ स्केप्टिकली यू वर रिसीव्ड, क्या था रिएक्शन? इनिशियली तो एवरीबडी वाज स्केप्टिकल कि मतलब कौन आया है और क्यों आया है। जब हम इम्फाल में पहुंचते हैं और वहाँ के जो मेतेई रिलीफ कैंप्स है वहाँ जाते हैं, तो वहाँ के जो लोग हैं उनको तो मुझे लगता है एक मीडिया से बातचीत करने की आदत हो चुकी है अब, क्योंकि वहाँ मीडिया जाती है। तो जब जब भी कोई आता है, अगर उसने आई कार्ड पहना है और उस पर प्रेस दिख गया है, या बाकी लोग तो माइक के साथ भी पहुंचते हैं, कैमरा के साथ पहुंचते हैं, तो उनको ये लगता है कि ठीक है अब हमें इनसे बात करनी है। लेकिन उसके दूसरी साइड अगर जैसे हम चुराचांदपुर डिस्ट्रिक्ट गए, कांगपोकपी डिस्ट्रिक्ट गए, जहाँ पे कुकीज जो ट्राइब्स हैं उनके रिलीफ कैंप है, वहाँ पे कुकीज रह रहे हैं उन रिलीफ कैंप में। तो उनमें कई ऐसे रिलीफ कैंप है जहाँ लोग बिल्कुल एकदम से सरप्राइज हो गए कि मतलब मीडिया आया है हमसे बात करने। तो ये भी एक रिएक्शन था। मतलब दोनों तरफ बहुत डिफरेंट रिएक्शन थे कि एक वो समाज है जहाँ पे लोग अभी बहुत नॉर्मलाइज हो गए हैं कि मीडिया आया है, हमसे बात करेगा और हमें क्या बोलना है, कैसे बताना है, क्या दिक्कतें हैं, ये सारी चीज़ें। वहीं कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ के जो लोग हैं वो बिल्कुल क्लूलेस है कि क्या बात करें। मतलब महिलाएं हमसे बैठ के बात कर रही हैं, और हम कई विक्टिम फैमिलीज से मिले तो कुछ बोल ही नहीं पाई बेचारी, बस रो दी।
उनकी आंखों से सिर्फ आंसू गिर रहे थे। एक तो लैंग्वेज भी बहुत बड़ा बैरियर हो रहा था, तो हमें किसी को रखना पड़ रहा था कि जो हिंदी या अंग्रेजी में उसको ट्रांसलेट करके हमें बता पाए। पर एक जो होता है ना कि इमोशंस की कोई लैंग्वेज नहीं होती है, ये जो हम सब कहते हैं, वो मुझे वहाँ जाके पहली बार फील हुआ कि मेरे सामने जो महिला बैठी है और मुझे इतना तो पता है कि उसके घर से किसी की मौत हो गई है इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में, पर मुझे ये नहीं पता है कैसे हुआ है, क्या हुआ है, किसकी मौत हुई है। लेकिन जब वो मेरे सामने बैठ के रोना शुरू करती हैं, उनकी आंखों से सिर्फ आंसू निकल रहे हैं, मैं उनकी शक्ल देख रही हूँ और बीच में जो ट्रांसलेट कर रहे हैं हमारे लिए, मेरे कानों में उनकी आवाज़ ही नहीं जा पा रही है। मैं सिर्फ उनकी शक्ल देख के और उनको ही देख रही हूँ कि क्या बीत रही है इस महिला के ऊपर। तो तमाम अलग अलग किस्से हैं और मीडिया जो है वो इम्फाल में ज़्यादा सेंट्रिक है, तो इसलिए मुझे लगता है वहाँ पे लोगों को थोड़ा सा अब आदत हो गई है कि मीडिया वाले आते जाते रहेंगे जब तक ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। इतना वो नहीं है कि ठीक है। तो इम्फाल क्योंकि पूरा एरिया इजी है वहाँ पहुँचना, दिल्ली से डायरेक्ट फ़्लाइट है। बाकी चुराचांदपुर डिस्ट्रिक्ट, कांगपोकपी, आपको इम्फाल से टैक्सी लेके ट्रैवल करना पड़ता है और इस वक्त टैक्सी के भी रेट्स इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि वहाँ बिल्कुल एक दो घंटे का जो रास्ता होता है वो मुश्किल से 100 किलोमीटर भी नहीं है, उसके लिए वो 10,000 15,000 ये शुरुआती रेट्स हैं। अच्छा। और क्योंकि कोई जाना भी नहीं चाहता, तो हमें तो स्पेशली बोला गया कि भाई, इनफैक्ट मुझे लगता है जो भी वहाँ जा रहा है और जिसको इम्फाल के अलावा जाना है तो मुस्लिम ड्राइवर ही जा सकता है। आप मैतेई को तो ले जा ही नहीं सकते इम्फाल के बाहर। इम्फाल में कोई कुकी इस वक्त मौजूद नहीं है। कुकी ट्राइब से कोई भी व्यक्ति आपको इम्फाल में जो है आज की डेट में नहीं नज़र आएगा। तो आपको अगर चुराचांदपुर जाना है या कांगपोकपी जाना है या जिरीबाम जाना है तो आप एक मुस्लिम ड्राइवर के साथ ही जा सकते हैं, तभी आप सेफ रहेंगे और वो भी सेफ रहेगा। तो वो न्यूट्रल आइडेंटिटी है। हाँ, वो अभी सेफ है। एंड दे आर लोकल्स, दीज मुस्लिम्स आर दे आर लोकल्स, लोकल। दे नो दिस लैंग्वेज दे नो ऑल्सो। द लैंग्वेज ऑल्सो। तो बेसिकली कुकीज़ की एक अलग लैंग्वेज है, उनमें कई ट्राइब्स आती हैं तो उनकी एक अलग लैंग्वेज है, और मणिपुरी एक लैंग्वेज है जो सब समझते हैं वहाँ पे। तो मुस्लिम्स कंफर्टेबल हैं उस लैंग्वेज में। तो कई जगह तो हमें जब चेक पॉइंट पे रोका जा रहा था तो जो हमारे ड्राइवर थे तो उन्होंने बातचीत करके, क्योंकि कई जगह हो रहा था कि लोकल विलेज वॉलंटियर्स हैं, आर्मी वाले नहीं हैं, पुलिस वाले नहीं हैं, लोकल विलेज वॉलंटियर्स हैं, तो उनसे हम कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे, बैरियर हो जा रहा था। तो वो बात करके कि ये लोग दिल्ली से आए हैं, इनको आपसे लोगों से बात करनी है, रिपोर्टिंग करने आए हैं, आपका हाल जानने आए, इसलिए जाने दीजिए। तो कई जगह हम ऐसे भी निकले हैं और डर हमेशा लगा रहता था क्योंकि हमें लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही है। हमारे सामने जो खड़ा है वो क्या बात कर रहा है हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। वो हमारे बारे में बात कर रहा है, सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है, क्या बोल रहा है, वो एक पूरे टाइम कन्फ्यूजन की स्थिति थी। और डर का माहौल तो खैर मणिपुर में है ही इस वक्त। और जहाँ आप जाना चाह रहे हैं वहाँ के बारे में कोई ख़तरा है, कुछ है तो वो बता रहा है तो आपको पता भी हमें नहीं है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर हम ड्राइवर से जितना पूछ पाते हैं वो बेचारे अपने टूटी हिंदी में हमें जवाब देते हैं कि ऐसा बोला गया है, ऐसा बोला गया है। पर वही है कि ट्रांजिशन में तो लॉस्ट हो ही जाती हैं चीज़ें, पूरा तो वो नहीं बता पाएंगे कि क्या एग्जैक्टली बोला। वो जिस निकाल के कॉन्वर्जेशन का हमें बता देंगे कि मैंने ये बोला, उन्होंने ये जवाब दिया, अब हम यहाँ जा सकते हैं। द नुआंसेस आर मिस्ड बट मेन हाँ। मैसेज इज देयर। सो ये लोग जैसे आपने बताया कि मुसलमान ड्राइवर हैं, तो और भी कुछ आइडेंटिटीज़ हैं जो न्यूट्रल आइडेंटिटीज़ हैं वहाँ पे? नागास नागाज सेफ आर है। न्यूट्रल। हाँ, हाँ। वो हर जगह है अभी, चुराचांदपुर, कांगपोकपी, इम्फाल, हर जगह रह रहे हैं, वो सेफ है। पर अब ऐसा हो गया है कि किसी की मदद नहीं कर पा रहे हैं। नागास हों चाहे मुस्लिम्स हों, वो दोनों एक मैतेई समाज से जो लोग आते हैं, कुकी जो ट्राइब है, उन सब में से किसी की मदद नहीं कर सकते हैं क्योंकि एक भी पक्ष की वो मदद करते नजर आएंगे तो अगला टारगेट वो होंगे। तो उनको भी बहुत इस तरह से संभल के रहना पड़ रहा है। यानी अगर ऑन द ग्राउंड्स ऑफ ह्यूमैनिटी अगर कोई किसी की मदद करना चाहे आप तो वो नहीं कर ऑप्शन सकते, नहीं है। आप नहीं कर सकते, आप दोनों की भी नहीं कर सकते। आप किसी एक की करेंगे तो फिर तो मुश्किल है। मसला ही अलग है। दूर से देख के फिर वही बात कहूँगी, हमारे लिए मणिपुर के लोग मणिपुर के लोग हैं। बिल्कुल। वहाँ पर जो ये डिवीज़न है, ये कैसे पता चलता है? कुकी और मेती एक दूसरे को कैसे पहचानते हैं? हमें तो सब एक ही जैसे नॉर्थ ईस्ट के लोग लगते हैं। ये मेरा भी सबसे बड़ा सवाल था जब वो लोग कहते थे ना कि किसी इंसिडेंट में बता रहे हैं कि मैतेई
लोग आके हमारे घर जला दिए, कुकी लोगों ने आके हमारा घर जला दिया। तो मैंने कई लोगों से ये पूछा कि पता कैसे चला आप लोगों को कि ये कुकी समाज से हैं, मैतेई समाज से हैं, कौन लोग हैं, कैसे पता चला? कह रहे कि नहीं, हमें तो समझ में आ जाता है, भाषा का फेर होता है, क्योंकि मैतेई ज़्यादातर मणिपुरी भाषा का इस्तेमाल करते हैं और कुकीज़ में उनकी एक अलग भाषा, उसमें 3-4 ट्राइब्स क्योंकि कुकी में भी आती हैं, तो उनकी अलग भाषा है। तो लेकिन मणिपुरी तो मुझे लगता है सभी को आती है, तो समझ जाते हैं वो लोग। जैसे मुझे भी डिफ़रेंस नहीं समझ में आ रहा था कि मैं मैतेई समाज के लोगों से मिल रही हूँ, तो इनके अलावा अब कुकी समाज में क्या अंतर है? तो वो हम लोगों के लिए समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन उनको वो बात और वो डिफ़रेंस समझ में आ जाता है। लगातार मेरे मन में वो आकृतियाँ उभर रही हैं जब हम बचपन में रिपब्लिक डे की परेड में मणिपुर का टैब्लू देखते थे। उसमें जो वहाँ का डांस है, लोकल डांस है मणिपुरी, वो करती हुई लड़कियाँ होती थीं और कुछ फसल से रिलेटेड होता था और हमें लगता था ये मणिपुर है, मणिपुर में सब कुछ एक जैसा ही है सब। लेकिन हमारा देश बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसमें बहुत डाइवर्सिटी है। अब मुझे नहीं पता मुझे क्या सवाल करना चाहिए सच में, मतलब इतना ओवरवेलमिंग है ये जानना कि इस तरह से हो रहा। और जब आप ये मुझे बता रही थी तो मैं ये सोच रही थी कि अभी मेनलैंड में भी, यूपी में या कहीं पर भी कुछ भी हिंसाएं होती हैं तो लोगों को पता तो चल ही जाता है कि हाँ। दो लोग हैं, दो आइडेंटिटीज़ हैं। जैसे अभी हुआ हरियाणा में हुआ तो भी तो पता था ना, लेकिन दूर से बैठ के लगता है ये तो एक ही है, हाँ। दूर से देखो तो सब एक है, तो एक बने रह पाते तो बड़ा अच्छा होता। लेकिन अब आप मुझे ये बताइए कि जो इम्फाल का एरिया है वहाँ तो जाहिर है वो राजधानी है तो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। हाँ। आप इम्फाल के अलावा कहाँ कहाँ गई हैं? इम्फाल के अलावा हम चुराचांदपुर डिस्ट्रिक्ट गए, जो इम्फाल से लगभग 2 से 3 घंटे की दूरी पे है। तो इम्फाल बीच में पड़ता है क्योंकि वैली है और उस वो हिल से सराउंडेड है। तो एक तरफ चुराचांदपुर है, एक तरफ कांगपोकपी है, बीच में इम्फाल है। तो चुराचांदपुर जाना हुआ, कांगपोकपी जाना हुआ, फिर जिरीबाम जाना हुआ। जिरीबाम का रास्ता कुछ 291 किलोमीटर्स का है, लेकिन पहुंचने में 14 से 15 घंटे बाय रोड लग जाते हैं। चॉपर सर्विसेज हैं, पर इस वक्त वो विक्टिम फैमिलीज जो अभी रिसेंट जिरीबाम में वायलेंस हुआ था, तो उनको ले जाने में तो सीट्स हमें नहीं मिल पाई चॉपर में, तो हमने बाय रोड ट्रैवल किया। और वो भी एक अच्छी चीज़ हुई बाय रोड ट्रैवल करना, क्योंकि आप और बेहतर तरीके से लैंडस्केप समझते हैं। रास्ते में जो गांव पड़ रहे हैं आप वो समझते हैं कि इस स्टेट में लोग कैसे रह रहे हैं, कैसे घर बने हैं, क्या चल रहा है, किस तरह से दुकानें हैं, लोग क्या कर रहे हैं अपने फ्री टाइम में, ये सब समझ में आता है। तो जो जिरीबाम का रास्ता तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब अगर किसी को मोशन सिकनेस जैसी चीज़ कभी नहीं है, वो उसको उस रास्ते पे हो जाएगी। और मल्टीपल लैंडस्लाइड्स रास्ते में, मल्टीपल लैंडस्लाइड्स, पूरी पूरी रोड गायब है। अब इस बात की भी कोई इन्फॉर्मेशन कहीं है ही नहीं, क्योंकि कैसे पता चलेगा लोगों को, इंटरनेट बैन है, अभी भी बैन है? अभी भी बैन है। जिरीबाम आधा आप रास्ता क्रॉस करते हैं, उसके बाद जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट में शुरू हो जाता है, लेकिन इम्फाल में तो बैन है, तो इंटरनेट नहीं चलता है। बस ये है कि अगर आप किसी होटल में रुके हैं तो वो आपको वाईफाई देने लगे थे, अब तक पहले नहीं दे रहे थे। जब हम गए ये 20 नवंबर के आसपास, तो उन्होंने उसी टाइम से शुरू ही किया था, 1-2 दिन पहले, लेकिन उसमें भी उनके बहुत कैचेस हैं कि वो आपसे एक फॉर्म साइन करवाते हैं। वो फॉर्म नियरेस्ट पुलिस स्टेशन पे जाता है, जिसमें आपकी सारी डिटेल्स हैं। उस फॉर्म का मतलब इतना है कि आप इस इंटरनेट का इस्तेमाल करके कुछ भी अफवाह नहीं फैलाएंगे। तो वो एक फॉर्म पूरा आपका, मतलब आधार नंबर, नाम, पता, कहाँ जाना है, कहाँ से आए हैं, कितने दिन का आइटनरी है, वो सब आपके लोकल पुलिस स्टेशन को पहुंच जाता है। और वाईफाई है, लेकिन आप कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं डाल सकते हैं। कुछ पेपर्स भी चाहिए होते हैं जब आप वहाँ पहुँचे, इम्फाल पहुँचे, या दिल्ली से बनवा के गए थे? कैसे हुआ, प्रोसेस क्या है? इनर लाइन परमिट है, बस वही बना हमारा, तो इनर लाइन परमिट बना एयरपोर्ट वो से, कहाँ से, एयरपोर्ट से? एयरपोर्ट पे ही बन जाता है, तो उसके बाद आप जा सकते हैं। कर्फ्यू पास जैसे कुछ की ज़रूरत पड़ी नहीं, क्योंकि कर्फ्यू थोड़ा सा रिलैक्स कर दिया गया था कुछ घंटों के लिए, तो फिर अब और आप प्रेस से हैं तो आप जा सकते हैं। बस आपकी गाड़ी पे हमने जितनी भी टैक्सी की, उस पर हमने प्रेस लिखवा के रखा, तो थोड़ा सामने समझने के लिए भी उनको आसान होता है कि प्रेस की गाड़ी है। अदरवाइज मणिपुर का नंबर देख के भी आपस में भी हो जाता है कि किसकी गाड़ी है, कहाँ की गाड़ी आ रही है। कई तो व्हीकल्स जो ये वैंडलाइज करने जब ये लोग पहुंचते हैं, तो उसमें जो व्हीकल्स यूज़ हुए, कई व्हीकल पे गाड़ी जिसके नाम पे रजिस्टर्ड है वो मुस्लिम लोग हैं। तो अब यही नहीं पता चल पा रहा है वो केस सॉल्व करने के लिए कि ये गाड़ी इसकी है तो कौन लेके आया। तो इसलिए प्रेस लिखवा के चलना सेफ है अभी।
आप महिलाओं को कवर करने गई थी स्पेशली। जी। बताइए, मतलब मुझे पता है ये बहुत ट्रॉमेटिक होने जा रहा है हम लोगों के लिए और दर्शकों के लिए भी, मगर बताइए क्या हाल है वहाँ पर? आप जब मिली हैं, जाके कैंप्स में गई आप, जी। क्या हुआ? महिलाएँ कुछ भी कहीं पे भी दुनिया में देखें हम, वॉर हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, सबसे ज़्यादा जो सफ़र करती हैं वो महिलाएँ हैं। और मणिपुर में महिलाओं की हालत ठीक नहीं है। हम किसी भी महिला से बात कर लें, चाहे उसके घर में कुछ हुआ हो, इस कॉन्फ्लिक्ट में किसी की जान गई हो या नहीं गई हो, लेकिन उनके पास एक ऐसी कहानी है जो आपको रुला ही देगी। छोटे-छोटे बच्चे हैं, इम्फाल के रिलीफ़ कैंप में जब हम जाते हैं, इम्फाल वेस्ट के रिलीफ़ कैंप में, तो वहाँ छोटे-छोटे बच्चे हैं। एक बड़ा-सा एक्सपो सेंटर को उन्होंने कन्वर्ट किया है रिलीफ़ कैंप में, जहाँ 750 लोग रहते हैं और छोटे-छोटे टिन शेड में रहते हैं। तो अब घर की सारी ज़िम्मेदारी तो महिलाओं पर ही है। और मणिपुर में मैंने एक चीज़ ये और देखी कि महिलाएँ बहुत रोड पे दिखती हैं। मतलब अनलाइक बाकी पार्ट्स ऑफ इंडिया, मणिपुर में महिलाओं का एकदम अलग मार्केट प्लेस है कि जहाँ पे सिर्फ़ महिलाएँ वेंडर्स हैं, वो ही सब्जियाँ बेच रही हैं, पूरा-पूरा मार्केट उनके कारोबार लिए। करती हैं। हाँ, सब सब चीज़ में आपको वहाँ महिलाएँ इन्वॉल्व दिख जाएँगी। मुझे वहाँ आदमी कम दिखाई दिए। मैं 5 दिन मणिपुर रही, मुझे वहाँ आदमी कम दिखाई दिए, मुझे महिलाएँ ज़्यादा दिखाई दीं सड़कों पे। तो जभी भी हम बैठते हैं बात करने की, 18 महीने से कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, आपको कैसे रह रहे हो आप रिलीफ कैंप में? क्या समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? तो कहती हैं कि कमाने का कोई ज़रिया नहीं है और कहीं से भी पैसा हमें मिल नहीं रहा है। छोटे बच्चे हैं, आते हैं कि मम्मी हमें ये चाहिए। अब उनको हम समझा ही नहीं सकते कि हम किस सिचुएशन में हैं, कैसे करें, क्या करें? ना बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं, ना घर पे खाना-पीना कर पा रहे हैं। घर के, आप रिलीफ कैंप में रह रहे हैं, वो एक कमरा उनका घर है, तो ना वहाँ खाना-पीना उनका ढंग से हो पा रहा है। कई जगह मैंने देखा है सिर्फ़ चावल उबाल-उबाल के, उसमें कुछ सूप टाइप का कुछ बना के, उसमें चावल डाल के वो बच्चों को खिला रहे हैं, बच्चे वही खा रहे हैं। और मतलब बहुत ऐसी स्थिति है कि अ, महिलाओं के लिए तो मुझे लगता है वहाँ सबसे ज़्यादा चीज़ें ख़राब चल रही हैं, चाहे वो किसी भी तरफ की महिलाएँ हों। सभी इस बात से परेशान हैं कि वो, और एक तो सबसे बड़ी बात है यंग जो लड़कियाँ हैं, जो वो वॉयलेंस जिस तरह का देख रही हैं। कई लोगों के, कई बच्चियों के दोस्त रेप किए गया उनके साथ, मारा गया ब्रूटली। उसकी फ़ोटोज़ सोशल मीडिया पे वायरल कर दी जाती हैं। फिर वो फ़ोटोज़ देखते हैं कि ग्रूसम तरीके से मारा गया है, उनके चेस्ट पे नेल्स कर दिए गए हैं, स्क्रैचेस हैं थाई पर, किसी का हाथ काट दिया गया है, किसी के बाल सर से पूरे उखाड़ दिए गए हैं। और वो हमारे साथ बैठ के वो फ़ोटोज़ दिखाने लगी कि देखिए, ये पिछले साल हमें ये फ़ोटोज़ सोशल मीडिया पे मिली हैं। और वो रो रही हैं और हमें बता रही हैं कि ये हुआ है मेरी दोस्त के साथ। ब्रुटैलिटी, मणिपुर के पूरे कॉन्फ्लिक्ट में ब्रुटैलिटी एक कांस्टेंट फैक्टर रहा है और महिलाओं के साथ तो भयंकर तरीके से उनको मारा गया है, उनके साथ रेप किया गया है, तमाम तरीके से सेक्सुअल वायलेंस किया गया है। उनको सबसे ज़्यादा इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में टारगेट किया जा रहा है। रिलीफ कैंप की इकोनॉमी क्या होती है? उनके पास पैसे कहाँ से आते हैं? क्या खाने का कोई इंतज़ाम सरकारी होता है कि 2 वक़्त 3 वक़्त का खाना आ जाएगा बन के, या वहीं लोगों को ईंधन और कच्चा हुँ, अनाज दे दिया जाएगा जो वो लोग बना लेंगे और खाएँगे? कैसे होता है? क्योंकि बच्चे, बूढ़े, जवान सभी हैं वहाँ पे। हुँ, 3 वक़्त खाना चाहिए, भूख लग रही है, जब और कुछ नहीं कर रहे हैं तो एक यही एक काम है। हुँ। क्या होता है वहाँ पे? तो कायदे से तो सरकार को राशन देना है और इम्फ़ाल के रिलीफ़ कैंप में तो ये सब पहुंच रहा है, पर इम्फ़ाल के बाहर के डिस्ट्रिक्ट्स में नहीं पहुंच रहा है। लेकिन जो ये जिनको पहुंच रहा है इम्फ़ाल में, उनको चावल दिया जा रहा है राशन के तौर पर, दाल दिया जा रहा है, एक आधा फल दिया जा रहा है। तो इस तरह से उनको बच्चों राशन को पहुंच दूध? रहा है। ये सब की कोई स्कीम नहीं है अभी वहाँ। अच्छा। तो हुआ ये कि अब रिलीफ कैंप में छोटी-छोटी दुकानें जो है, लोगों ने जिसके पास थोड़ा बहुत 1000-2000 रुपए रहा हो, वो जाके नियरेस्ट मार्केट से ये चिप्स और ये सारी चीज़ें ले आके और अपना उसी में सेटअप किया है छोटी-छोटी दुकानें। तो बच्चे पूरे टाइम घूमते हुए कभी 5 रुपए लेके टॉफ़ी खरीद रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। तो इस तरह से चल रहा है और पैसा उनको कहीं से आ नहीं रहा है अब, क्योंकि डिस्प्लेस हो चुके हैं ये लोग। जहाँ रहते थे वहाँ तो रह नहीं रहे हैं। अब काम छूट गया उस जगह से।
तो अब जहाँ रह रहे हैं वहाँ पे काम ढूंढना मुश्किल हो रहा है क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, कर्फ्यू कभी भी लग जाता है, कभी भी रिलैक्स किया जाता है 3-4 घंटे के लिए। तो ऐसे में नई जगह आप काम भी कैसे ढूंढ पाओगे? तो कुछ लोग लेबर के तौर पे काम कर रहे हैं कि थोड़ा बहुत उससे पैसा आ सके। मतलब ज़्यादातर लोग तो यही काम कर रहे हैं कि डेली वेज पर काम कर रहे हैं कि जो भी उससे पैसा है, क्योंकि इनको पता ही नहीं है कब तक रहेंगे रिलीफ कैंप में। जब आए थे तब भी नहीं पता था कि कितना महीने रुकना पड़ेगा। और ये सब डिस्प्लेस्ड लोग हैं, कोई कांगपोकपी डिस्ट्रिक्ट से है, कोई चुराचांदपुर से है, कोई तेंगनोपॉल से है, कोई चंदेल से है। ये सब इम्फाल में आके रह रहे हैं। मतलब ये मैं अभी आपको इम्फाल के रिलीफ कैंप की हालत बता रही हूँ। इम्फाल में एक चीज़ ये अच्छी है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो सारे रिलीफ कैंप रिलेटिवली बेटर स्टेट में है। एक्सपो सेंटर को आप कन्वर्ट करोगे रिलीफ कैंप में तो फिर भी वो आपका एक बेटर, अच्छी इमारत है, बिल्डिंग अच्छी है, स्पेस बड़ा है, वॉशरूम्स होंगे। वॉशरूम्स है, मतलब मल्टीपल वॉशरूम्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। कॉमन ही रहता है, उसको आप अलग नहीं कर सकते ऐसे माहौल में, लेकिन मल्टीपल वॉशरूम्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। और इसलिए यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के तो हमें कोई लगा नहीं कि मोइरांग के रिलीफ कैंप गए, वो भी इम्फाल के में ही आता है। वहाँ पे मैतेई समाज के लोग रह रहे हैं। वहाँ पे एक मार्केट प्लेस को कन्वर्ट किया गया है रिलीफ कैंप में, क्योंकि मणिपुर के मार्केट प्लेस यहाँ की तरह नहीं है। वो सब कवर्ड हैं, टिन शेड से कवर्ड हैं, और बीच बीच में सिर्फ पेवमेंट्स बने हुए हैं, पिलर्स हैं, उस तरह से है। तो वहाँ पे भी मतलब हालत तो किसी की भी ठीक नहीं है, लेकिन इम्फाल रिलेटिवली बेटर है। और लेकिन चुराचांदपुर और कांगपोकपी जैसे जो डिस्ट्रिक्ट हैं, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी कुछ है नहीं। तो वहाँ कोई पुरानी बैंक बिल्डिंग है जो कभी भी गिर सकती है, वो कब गिरेगी किसी को नहीं पता, उस तरह से वो वहाँ पे रह रहे हैं। और एकदम खराब सीलन आ रखी है, तमाम तरीके की चीज़ें। बारिश तो लगातार अभी हो ही रही है मणिपुर में, जब हम थे तब भी बारिश हो रही थी। तो पूरी तरह से वो खराब, एकदम बंजर जर्जर इमारतों में रिलीफ कैंप है चुराचांदपुर। और इम्फाल से बाहर निकलते ही आपको इस तरह के रिलीफ कैंप देखने को मिल जाएंगे। और वहाँ पे तो सरकारी राशन भी नहीं पहुँच रहा है। लोगों से बात की तो उनको पता है कि सिर्फ चावल आ रहा है, तो वही थोड़ा चावल का इस्तेमाल कर लेते हैं, बाकी उनको कुछ नहीं मिल रहा है। तो इम्फाल तक कम से कम ये भलाई की है सरकार ने कि वहाँ राशन पहुँचाया है, लेकिन बाकी डिस्ट्रिक्ट में क्यों नहीं पहुँच रहा है? वहाँ लोग, लोकल जो गांव के लोग हैं, वो थोड़ा बहुत पहुँचाते हैं कंट्रीब्यूट करके, या जो लोग मणिपुर से अब दिल्ली आ चुके हैं वो आपस में अपना सैलरी से जोड़ जाड़ के थोड़ा बहुत भेजते हैं वहाँ पे किसी एक इंसान को कि आप इससे ये सामान खरीद के रिलीफ कैंप में बंटवा दो। मनी ट्रांसफ़र हो सकता है, यानी हम्म। मनी ट्रांसफ़र हो पाता है। मनी ट्रांसफ़र मुझे लगता है कि वो कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ इंटरनेट आता है, तो वो मूव करते हैं वहाँ। फिर ये अपना जो भी उनको, क्योंकि कई लोगों से यहाँ दिल्ली में रह के भी मैंने बातचीत की, तो उनको कहीं आना, ट्रैवल करना पड़ रहा है, तब वो इंटरनेट पे मुझे कुछ भेज पा रहे हैं या मैं उन्हें कुछ भेज पा रही हूँ। नॉर्मल कॉल तो चल ही रही है, लेकिन अगर आपको कुछ शेयर करना है, और मनी ट्रांसफ़र का भी यही है, तो मणिपुर के, सॉरी, इम्फाल के रिलीफ कैंप में जहाँ-जहाँ आप गईं, कितने-कितने लोग हैं? इम्फाल के एक रिलीफ कैंप जो मोइरांग की तरफ है उसमें करीबन 250 से 300 लोग रहते हैं। और एक्सपो सेंटर को जो बनाया गया है इम्फाल वेस्ट में, उस रिलीफ कैंप में 750 लोग रहते हैं, जिसमें एक कमरे में 8-9 लोग या उससे ज़्यादा भी रहते हैं, जिसमें बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सब शामिल हैं। और जो नॉन मेतेई या कुकीज़ के जो कैंप्स हैं, वहाँ कितने लोग हैं? वहाँ की बैंक बिल्डिंग्स में भी 350-400 लोग रह रहे हैं। एक स्कूल, पुराना सरकारी स्कूल है, उसको कन्वर्ट किया गया है जहाँ पे हम गए थे, उसमें भी करीबन 400 लोग रह रहे हैं। अब क्या हो गया है कि स्कूल भी चलने लगे हैं, तो पुराने तरीके के स्कूल बने हुए हैं, तो बीच में प्लेग्राउंड है, 3 तरफ इमारतें हैं, एक प्राइमरी सेक्शन है, एक सेकेंडरी सेक्शन है। तो सेकेंडरी सेक्शन में अगर ये लोग रह रहे हैं तो प्राइमरी सेक्शन चल रहा है, प्राइमरी सेक्शन में ये लोग रह रहे हैं तो फिर सामने वाला में क्लासेस लगाई जा रही हैं। तो एडजस्ट कर रहे हैं, क्लासेस भी चल रही हैं हाँ। और वो लोग रह भी रहे हैं। हाँ। तो इतनी बड़ी ह्यूमैनिटी के लिए, कुकीज़ के लिए कोई रिलीफ नहीं आ रहा है वहाँ पर? नहीं, वो डिपेंडेंट है अपने गांव के वहीं लोगों से, और उनको पता ही नहीं है कि ऐसा कुछ स्कीम भी चल रहा है कि जहाँ सरकार की तरफ से राशन दिया जा रहा है। उनसे पूछो आप कहाँ से पैसा, कहाँ से अरेंज कर रहे हो, कैसे घर चला रहे हो,
मज़दूरी पे चले जाते हैं, वहाँ से जो मिलता है वो ले आते हैं। आपको मैं अगर चुराचांदपुर के एक रिलीफ़ कैंप की बात बताऊँ तो वहाँ लोग जैसे खाना थाली में बच्चों ने छोड़ दिया है, तो उसको सुखा देंगे, सुखा के और उसको बेचेंगे, वेस्ट फूड। जो खाना रह गया नहीं खा पा रहे हैं, वो खाना बेच रहे हैं, 11 रुपए किलो। वो खाना क्या चावल होता होगा और क्या सुखाया चावल है? होता है, कुछ मुझे लगता है कुछ उनका एक लोकल भी है, कुछ रोटी की तरह वो टूट के उन्होंने सुखाया हुआ था। तो मेरी नज़र पड़ी तो मैंने पूछा कि ये क्या है, मतलब मैंने तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पूछा था कि मुझे लगा कुछ लोकल इनका होगा यहाँ का, कि ये क्या है, इसको क्यों सुखाया हुआ है? तो उसने बोला कि ये लोग बेचते हैं। क्या किसको? कि कुछ लोग आते हैं जिनके पास बिल्कुल भी अभी संसाधन नहीं है कुछ भी करने के, तो वो ये ले जाते हैं। क्या कि है क्या ये? बचा हुआ खाना है, जो फिक जाता है वो खाना है। मतलब इसमें लेयर्स हैं कि एक तबका जिसके पास चीज़ें हैं, फिर एक तबका जिसके पास थोड़ी चीज़ें हैं पर वेस्टेज, जैसे हम भी अपनी थाली में खाना तो छोड़ ही देते हैं ना, हम ये थोड़ी सोचते हैं, लेकिन हमसे भी जो लोग नीचे लेयर्स में आ रहे हैं वो खाना भी बिल्कुल नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि उनको पता है वैल्यू क्या है। हमने तो छोड़ दिया, हम आज उठा के किसी और को दे देंगे कि हम नहीं खा रहे, आप ये खा लो। तो वो वैसी लेयर्स में वहाँ पे अभी कॉन्फ्लिक्ट जोन में फंक्शन कर रहे हैं सब लोग। पर ये बहुत हैरानी की बात है कि उस तरह का खाना कोई खा रहा है। मतलब मैं तो हैरानी की शॉक। बात ये है कि जो लोकल गवर्नमेंट है वो उनको खाना क्यों नहीं दे रही है? जब उनको पता है कि इतने बड़े-बड़े रिलीफ कैंप्स हैं और इनका सब लुट-पिट गया, इनके पास कुछ नहीं है, इंटरनेट आप दे नहीं रहे, हुँ, बाहर से मदद आ नहीं सकती। कोई चैरिटी कोई जैसे खालसा एड होता है या हुँ, कोई गुरुद्वारे की तरफ से कुछ चैरिटी होती है, हम देखते हैं बहुत जगहों पर हुँ, लोग पहुँचते हैं या क्रिश्चियन चैरिटी मिशंस होते हैं, वो आ जाते हैं इंटरनेशनल। हुँ। कुछ है? मुझे ऐसा कुछ तो नहीं दिखा 4 दिन में। किसी ने कोई ज़िक्र किया कि किसी उनको ने कोई ज़िक्र नहीं किया। हमने पूछा कि आपको सरकार की तरफ से राशन मिल रहा है या कैसे चल रहा है घर? कहा कि इम्फाल में तो कहा कि हाँ, सरकार हमें ये दे रही है। फिर चुराचांदपुर के कुछ रिलीफ कैंप में कहा कि सरकार की तरफ से चावल आ रहा है। लेकिन किसी ने भी ये नहीं कहा कि ये एक ऐसा ग्रुप है जो हमें मदद कर रहा है या इसकी तरफ से हमें कुछ मिल रहा है। कुछ अपने लोकल बॉडीज़ का ही ज़िक्र करते रहते हैं कि जैसे कुकी स्टूडेंट ऑर्गेनाइज़ेशन है कि वो लोग मदद कर देते हैं। थोड़ा बच्चों का पढ़ाई में और इन सारी चीज़ों में वो लोग मदद कर देते हैं। तो ये आपने कौन-सा ऑर्गनाइज़ेशन बताया? एक कुकी कुकी स्टूडेंट ऑर्गेनाइज़ेशन है, वो वहीं बेस्ड है वो वहीं पे बेस्ड है। और वो लोग मदद कर वो देते लोग हैं, मदद कर वॉलंटियर कर रहे हैं वॉलंटियर बेसिकली। कर रहे हैं। कशिश ये कौन लोग थे जो बेघर हो गए? हुँ। ये मतलब मैं इनका सोशल स्ट्रैटिफ़िकेशन जानना चाह रही हूँ कि ये मिडल क्लास था, लोअर मिडल क्लास था, अपर मिडल क्लास था या सारे हैं इसमें? मुझे लगता है कि सारे ही हैं, क्योंकि भीड़ जब आती है ना तो वो ये देखती ही नहीं है कि इसका घर जलाया है तो अरे ये तो मतलब साहब का घर है, इसको छोड़ देते हैं। तो उसमें वो लोग भी हैं। और वहाँ पे एक बहुत दिलचस्प बात ये है कि बहुत ऐसे लोकेलिटी टाइप नहीं बसी हुई है, वहाँ गाँव हैं। जैसे अभी आप इस वक़्त अगर आप मणिपुर जाएँगी तो आपको लगेगा कि मतलब कहाँ कॉन्फ्लिक्ट कहाँ हुई है, कहाँ घर जलाए गए हैं, वो आपको ऐसे नहीं दिखेगा। जैसे इम्फाल में आपको नहीं नज़र आएगा, चुराचांदपुर में आपको नहीं नज़र आएगा। वो आपको जैसे पहाड़ियों पे वहाँ गाँव बसे हुए हैं। वहाँ ज़्यादातर लोग ऐसी बात करते हैं कि वी आर फ्रॉम दिस विलेज, वी आर फ्रॉम दिस विलेज। विलेज पे सेंट्रिक है, तो जो दूर पहाड़ियों में बने हैं गाँव, वहाँ होंगे 15-20 घर, ऐसे ही तमाम पूरा उनका सेटअप इसी तरह से है। तो अब जब भीड़ ने, चाहे वो किसी भी तरफ की भीड़ हो, उन्होंने हमला करना शुरू किया होगा, तो घर जलाना शुरू हुआ, फिर एक गाँव से दूसरे गाँव वालों को पता चला कि भीड़ ने अटैक कर दिया है, हमें भागना है। तो रातों रात जंगलों से निकल के लोग भागे हैं। और वो रो गए हैं ये बताने में कि हम किस तरह से किसी के पास जो है बच्चे हैं जो डिफरेंटली एबल्ड है, व्हीलचेयर पे हैं, उनको लेके भागना, बूढ़े लोगों को लेके भागना। एक किस्सा हमें बताया कि जहाँ पे उनके हस्बैंड को, एक महिला के हस्बैंड को हार्ट अटैक आ गया भागने में, और अस्पताल जैसा तो कुछ आसपास आपको मिलेगा ही नहीं। वो रात को पैदल भाग रहे हैं। कुछ लोग हैं जो आपने जैसे बात कही कि मिडिल क्लास, अपर क्लास, तो वो जो मिडिल और अपर के लोग हैं उनको थोड़ा गाड़ियाँ अरेंज कर ली गई उनके लिए। उन्होंने कर ली, जैसे भी की हों अब। वो गाड़ियों से भागे, लेकिन ये जो दूर गाँव में सेटल लोग हैं ना, ये पैदल भागना शुरू किया इन्होंने। और जब ये वॉयलेंस शुरू हुआ तो खबरें ये भी आ रही थी, हम सबने यहाँ पे देखा कि लोग
वहीं जंगलों में रह रहे हैं, 3-4 दिन वहाँ रहे हैं, फिर आके आर्मी ने उनको वहाँ से निकाल के रिलीफ कैंप में शिफ्ट किया है। कितना मुश्किल है ये सब इमेजिन करना कि बसे-बसाए घर लोगों के यूँ ही उजड़ गए, वो हुँ। सब छोड़ के चले गए और सब जला दिया गया है पीछे। अ, इम्फाल राजधानी है मणिपुर की, तो वहाँ के लोगों का जो रिलीफ कैंप है उसमें अ, मेडिकल एड भी मिलता होगा। जो बाकी हुँ, के दूर-दराज़ और जंगलों के चूड़ाचांदपुर, जिरीबाम वगैरह के जो जगहें हैं, हुँ। वहाँ मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं? चुराचांदपुर में एक डिस्ट्रिक्ट अस्पताल है और वो फंक्शन कर रहा है अभी? कर रहा है, फंक्शन कर रहा है, पर उसके अलावा प्राइवेट है सब, लेकिन जो लोग सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुए हैं इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में, उनके पास पैसा नहीं है कि वो प्राइवेट इलाज करा पाएँ। कई लोगों का इलाज चल रहा था इम्फाल से, तो अब जो कुकी समाज के लोग हैं, वो इम्फाल नहीं जा सकते हैं, तो उनकी जा तो ही नहीं एंट्री सकते। नहीं। आप वो जो चेक पॉइंट बने हैं, वो जो जिनको वो बफर ज़ोन कहते हैं, आप उसके आगे नहीं जा सकते बफर अगर ज़ोन्स हैं वहाँ? बफर ज़ोन्स हैं वहाँ। वो उनका कैरेक्टर क्या है? बफर ज़ोन कैसे डिफ़ाइन हो रहा है कि ये बफर ज़ोन है? तो उन्होंने पूरी तरह से ये रक्स-वक्स रख के वो पूरा अलग से बनाया है, बैरिकेड्स लगाए हुए हैं। इम्फाल से जब चूड़ाचांदपुर जाओ तो बीच में 4 से 5 चेक पॉइंट्स हैं। पहला चेक पॉइंट पे आपको आर्मी चेक करती है, फिर पुलिस वाले हैं, उसके बाद फिर एक है। हम लोग जब गए तो हमारी गाड़ी को पहले पहले चेक पॉइंट पे रोका, फिर हमारी प्रेस आईडीज़ लीं, फिर 15-20 मिनट के लंबे इंतज़ार के बाद उसमें 8-9 लोग हमसे आके पूछ के जा चुके थे। ये आर्मी से लोग थे और ये सब आके कि कहाँ से आप लोग आए हैं और क्या करना है? तो मैंने कहा कि हम महिलाओं से बात करने आए हैं, हमारा महिलाओं का एक न्यूज़पेपर है जिसमें हम काम करते हैं, उसके लिए हम बात करने आए हैं। मैंने कहा कि चूड़ाचांदपुर जा रहे हैं। एक ने तो ऐसे कहा कि चूड़ाचांदपुर जा रहे हैं। हाँ, क्या करेंगे? रिलीफ कैंप जाएँगे। वहाँ क्या करेंगे? बात करेंगे। उन लोगों से बात करने का क्या मतलब है? फालतू आप लोग टाइम वेस्ट कर। और मैंने कहा कि तो इतना सार्कास्टिक कमेंट था वो कि अरे उन लोग को क्या आप समझाओगे? क्या बात करोगे? उन लोग से उनका मतलब था कि कुकी जो ट्राइब्स वहाँ रह रही हैं कि उनसे आप क्या बात करोगे? ये कौन कह रहा था? ये आर्मी ऑफिसर जो वहाँ पे थे, तो अब जितने टाइम में वो लोग आईडी कार्ड और ये सब स्क्रीन कर रहे हैं, वो 15-20 मिनट का भी टाइम है। तो हम गाड़ी से उतरे नहीं, वो हम हिंदी गाड़ी में में बात बैठे कर थे। रहे थे आर्मी हिंदी ऑफिसर? में बात कर रहे थे। तो ये आर्मी ऑफिसर जो हिंदी में बात कर रहे थे, हाँ। क्या वो भी डिवाइडेड हैं? अब उन्होंने जो ये कमेंट किया जो उससे तो मुझे यही लगा कि मैंने बोला कि हम रिलीफ कैंप में बात करने जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि यहाँ क्या बात करने जा रहे हो? मुझे लग रहा है कि उनका ये भी एक रिएक्शन है कि मीडिया इम्फाल के बाहर निकलता ही नहीं है। तो ये कौन-सा मीडिया है जो इम्फाल के बाहर निकल के चूड़ाचांदपुर जाना चाहता है, कांगपोक भी जाना चाहता है? तो मुझे लगता है वो भी एक फैक्टर रहा कि यहाँ तो नहीं आ रही है प्रेस, ये क्यों आ रहे हैं? फिर हमने हमारा वहाँ पे आगे पहुँचने का ये था कि हम तो महिलाओं से बात करने आए हैं। ना वो रिगरस स्क्रीनिंग कौन-सा चैनल है, क्या वेबसाइट है, कहाँ से आए हैं, कितने बजे निकलेंगे, किससे बात करेंगे, कौन-कौन से रिलीफ कैंप में जा रहे हैं। अब आप वहाँ से नहीं हो तो आपको नहीं पता कि माता विलेज में कौन-सा रिलीफ कैंप है या इस विलेज में रिलीफ कैंप है। आप सिर्फ़ एक लोकल सपोर्ट को कॉल करके पूछते हो कि हम आना चाह रहे हैं आपसे मिलने, आप कहाँ पे हो? तो वो आपको लोकेशन आपको नहीं समझेगी, लेकिन ये लोग आपसे पूछ रहे हैं कि आपको जाना कहाँ है? तो आप बता ही नहीं पा रहे हैं कि कौन से गाँव में जाना है, तो उनको वो पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए। मुझे तो लगता है कि महिला होने की वजह से थोड़ा एडेड बोनस भी मिला है यहाँ पे, कि उन्होंने जाने दिया। ख़ैर उसमें से कुछ लोग अच्छे भी थे, उन्होंने आके पूछा पकौड़ियाँ खाएँगी? विक्टिम्स में भी प्रिविलेजेस हैं हुँ, और अंडर प्रिविलेजेस भी हैं, और देयर आर सर्टेन विक्टिम्स हु डोंट बिलोंग टू अस, हुँ। ऐसा लग रहा है मुझे। उनकी वहाँ लोगों का बिलोंगिंगनेस खत्म हो गई है। वहाँ लोगों का एक चाहे वो कहीं भी किसी भी कुकीज़ हो, नागा, मैते कहीं से भी हो, का ये है कि हम तो लग रहा है कि नागरिक ही नहीं है भारत के। कई लोगों ने ऐसा बोला कि क्या हमें सरकार समझती नहीं है कि हम इस देश का हिस्सा हैं? ऐसा क्या है हम में कि हमें माना नहीं जा रहा है कि हम इस देश का हिस्सा हैं? कोई बोल बोल क्यों नहीं रहा है हमारे बारे में? उनकी शिकायत सरकार से तो है ही है, साथ ही लोगों से भी है कि मणिपुर के बारे में कोई बात क्यों नहीं कर रहा है? आखिर कोई बात करता तो 18 महीने से ये जो हिंसा हो रही है, लगातार हो रही है और अभी भी नहीं थम रही है। उसके कुछ तो रोक होती, कुछ तो होता। ना सेंटर का इंटरवेंशन है, ना स्टेट का इंटरवेंशन है, ना आम जनता बात कर रही है। उनको लगता है कि वो भुला दिए गए हैं। कशिश, कहाँ लोगों को पता चल पा रहा है?
मतलब बहुत देर तक हम सब लोग अनजान थे ना, हमें नहीं पता था कि मणिपुर में ऐसा कुछ हो रहा है। हुँ, तो ये जो खबर पहुंचाने का काम है वो मेन स्ट्रीम मीडिया का काम है, बिल्कुल। जिसके पास भरपूर संसाधन है, अमीर लोग हैं, करोड़ों के पैकेजेस हैं हमारे एंकर्स के और रिपोर्टर्स के जो बड़े लोग हैं। तो ये लाखों करोड़ों कमाने वाले लोगों का काम था ना, तो बिल्कुल, ये बिल्कुल। उन्होंने नहीं किया है। तो अगर मीडिया नहीं दिखाएगा तो देश को नहीं पता चलेगा। ऐसा नहीं कि भारत में फेयर लोग नहीं हैं, हुँ, जस्टिस को पसंद करने वाले लोग नहीं हैं और हुँ, शांति को पसंद करने वाले लोग नहीं हैं। वो प्रेशर डालते हैं अपनी सरकारों पर, अगर उन्हें पता हुँ, चलता तो उन्हें पता नहीं चला। अभी भी नहीं पता चल रहा। आज मैं जब आपसे बात कर रही हूँ तो अभी मैंने देखा कि द वायर ने रिपोर्ट किया 12 लोगों की डेड बॉडी मिली है। हुँ। और मैं सोच रही थी कि ये अभी तो जारी है, इसका मतलब कहीं कुछ ख़त्म नहीं हो रहा है। हाँ, कहीं कुछ ख़त्म नहीं हुआ अभी और ये कब तक चलेगा, इसका भी कोई अंदाज़ा नहीं है। एक होता है कि वॉयलेंस शुरू होता है, फिर धीरे-धीरे थमने पे आता है, तो लगता है कि अब कुछ समय बाद शांति आ जाएगी। पर यहाँ तो ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है। जैसे ही शांति जैसा लगता है कि अब शांति है, वैसे ही कुछ बड़ा हो जाता है। अब देखिए जिरीबाम वॉयलेंस से पहले एक सन्नाटा था कि ठीक है, अभी तो इस तरह से कुछ मेजर लोग मार नहीं रहे हैं, ये सब नहीं हो रहा है। लूटा नहीं जा रहा है घरों को, जलाया नहीं जा रहा है, चर्चेज़ वैंडलाइज़ नहीं किए जा रहे हैं। लेकिन फिर वो शांति के बाद जिरीबाम में 6 लोगों को मार दिया गया। ये 6 लोग वहाँ कैसे मिल गए? उनको ये जो बफर ज़ोन है उनको उन्होंने क्रॉस किया, ऐसा कुछ है? नहीं, नहीं, ये जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट में तो आपको इस तरह से कोई बफर ज़ोन जैसा नहीं दिखेगा, बस एक चेक पॉइंट है, जो जहाँ पे आपसे पूछेंगे। ये पूरे रास्ते में हमें कोई बफर ज़ोन नहीं दिखा है इम्फ़ाल से जब हम जिरीबाम के लिए निकलते हैं, जो 14-15 घंटे का आराम से ड्राइव है। अगर आप सीधे भी चल रहे हैं बिना रुके तब भी, क्योंकि रास्ता बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब सड़कें हैं। तो वहाँ कोई ऐसा आर्मी डिप्लॉयमेंट या फ़ोर्स डिप्लॉयमेंट किसी भी तरह से नहीं दिखा है। जब जिरीबाम शुरू होता है तब आपसे एक बार पूछ लेते हैं कि कहाँ जा रहे हैं। तो उसके बाद ये लोग वहीं जिरीबाम के रिलीफ़ कैंप में रह रहे थे। जिन लोगों को मारा गया है, 3 महिलाएँ, 3 बच्चे मैतेई समाज से आते हैं, जिरीबाम के ही एक मैतेई डोमिनेटेड रिलीफ़ कैंप में ही रह रहे थे और वो उनका गाँव वहाँ से 20 किलोमीटर दूर है, जिस रिलीफ़ कैंप में ये लोग रह रहे हैं। इस परिवार की बच्ची से मेरी बात हुई जिसने देखा है, वो आई विटनेस है इस पूरे इंसिडेंट की, वो और उसका बड़ा भाई। 12-14 साल के दोनों बच्चे हैं। ये आई विटनेस है उस पूरे वॉयलेंस की, तो उन्होंने कहा कि हम दिन में रात को तो हम रिलीफ कैंप में ही रहते हैं, पर दिन में हम गए थे कि कुछ सामान लेने के लिए और कुछ तो उसकी नानी जो सबसे सीनियर महिला है उन 3 उसमें उसकी मौसी थी वहाँ पे और उसके भाई-बहन, कज़िन, छोटे-छोटे बच्चे 8 साल का बच्चा और 11 साल का बच्चा, ये सब थे। ये सब घर के अंदर थे और ये लोग बाहर थे। तो जैसे ही इन्होंने देखा कि गाड़ियाँ आनी शुरू हुई हैं और बच्ची नरेट करती है कि काले कपड़ों में ये सब लोग आए हैं। तो हमें लगा कि आरंबाई तेंगोल है, तो हम थोड़ा रुक गए कि ठीक है आरंबाई तेंगोल देखने आए होंगे। अब आरंबाई तेंगोल मैतेई एक ऑर्गनाइज़ेशन है जो ये दावा करते हैं कि वो समाज की रक्षा के लिए और विजिलेंटे ग्रुप है। विजिलेंटे ग्रुप है, जो 2022 में शुरू हुआ था। तो उनको लगा कि ये आए हैं, लेकिन फिर उसके बाद बच्ची बताती है कि पर वो आके हमें अटैक करने लगे। तो हमें लगा कि ये तो आरंबाई तेंगोल नहीं है, ये तो कुकी लोग हैं। तो फिर वो कहती है कि ये कुकी लोग आए और उन्होंने मेरी ये बुआ को, मौसी को, दादी को, नानी को सबको बाहर घसीटना शुरू किया, घर के अंदर चले गए और हम डर के मारे भागे वहाँ से। हम पीछे झाड़ियों में छुप गए वो दोनों बच्चे। तो हम तो वहाँ से भाग निकले पर इन लोगों के पास बंदूकें थीं। इस ग्रुप में महिलाएं भी शामिल थीं जिनके पास बड़ी-बड़ी बंदूकें थीं और महिलाएँ भी थीं महिलाएं भी थीं अटैक करने वालों में? अटैक करने के लिए। ये ठीक है, आप अपनी ये बात ख़त्म करिए पहले। तो हाँ। इस तरह से ये लोग तो बच गए वहाँ से लेकिन इनकी आँखों के सामने उन सबको उठा के ले जाया गया। अब इनको लगा कि अब उठा के ले गए हैं तो मार दिया जाएगा। लेकिन फिर अगले दिन इनको कॉल आया या फ़ोटो पोस्ट की गई सोशल मीडिया पे। वो जो फ़ोटो बहुत वायरल है अब 3 महिलाएँ, 3 बच्चे डरे सहमे से बैठे हैं एक बाहर पीछे के लैंडस्केप जो जंगल का लैंडस्केप है उसके सामने। तो वो फ़ोटो पोस्ट की गई, इनको लगा कि चलो ठीक है फिरौती की डिमांड करेंगे, किडनैप किया है, अबडक्ट किया है, कुछ करेंगे, छोड़ देंगे, मारेंगे नहीं। तो बच्ची बोलती है कि हमने कमेंट करना शुरू किया उस फ़ोटो पे कि कुछ करना मत इनको, आपको क्या चाहिए आप हमें बताओ, ऐसा करके। तो लेकिन उसके बाद ये खबर आई कि मार दिया गया, उनकी लाश जो है बराक और जिरी रिवर में मिली।
जो बराक रिवर, और ये एक तो उसमें सिलचर में पड़ता है जो काफ़ी दूर है। उस सिलचर एयरपोर्ट के पास है। जब हम रास्ते में गए तो तब हमें वो दिखा कि तब हमारे ड्राइवर ने बताया कि इस नदी में मिली वो लाशें। व्हाट वी आर डूइंग टू आवरसेल्व्स। वहाँ कोई लोकल न्यूज़पेपर है? है, पर सारे ही वहाँ सबसे दिलचस्प बात ये है कि ज़्यादातर जो पॉलिटिकल लैंडस्केप से शुरुआत करें अगर, तो 60 असेंबली सीटें हैं और उसमें से 40 मैतेई एमएलएज हैं और 10 कुकी एमएलए हैं, 10 नागा एमएलए हैं। तो रिप्रेजेंटेशन तो यहीं से साफ हो जाता है। और इसी तरह से अब कुकी साइड के लोगों से जब हम बात करते हैं तो वो बोलते हैं कि हमारे लोग ज़्यादा प्रेस में नहीं हैं, इसलिए हमारी खबरें नहीं आ रही हैं। हमारा नैरेटिव, जो ये लोग नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं, हमारे लिए तो कोई है ही नहीं, कोई खड़ा ही नहीं हमारी खबरें बताने के लिए। हमारी 2 महिलाओं को नंगा करके घुमाया गया तो किसी ने ये खबर नहीं चलाई। लेकिन अब अगर जिरीबाम में वॉयलेंस हो जाता है तो ये बहुत बड़ी खबर हो जाती है और हमें लोग टेररिस्ट कहने लग जाते हैं। सारा मीडिया तो इम्फाल में सेंट्रिक है ना, चाहे वो मेन स्ट्रीम हो, चाहे वो वहाँ का लोकल मीडिया हो। जो वहाँ का लोकल मीडिया है, जो प्रेस मीडिया है, उन सब के मालिक मैतेईस हैं? इस बात का तो कंफर्मेशन नहीं है, पर फ्रॉम द लुक्स ऑफ इट ऐसा ही लगता है। क्योंकि ज़्यादातर तो वहाँ नॉर्मल न्यूज़पेपर भी नॉर्मल की कवरेज है उनकी कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। पर कुकीज़ ऐसा अक्यूज़ करते हैं कि उनका साइड ही नहीं कवर किया जा रहा है। और जैसे जो न्यूज़ लैंग्वेज होती है ना, वो उसमें भी मैतेई तो कम्युनिटी है, कुकी टेररिस्ट हैं। तो वो लैंग्वेज में भी जो न्यूएंस है, ये मैं भी कई जगह, मैं यहाँ के भी चैनल्स, दिल्ली बेस्ड मीडिया चैनल्स की भी रिपोर्ट पढ़ रही थी, तो उसमें भी ऐसी मैतेई कम्युनिटी कुकी जो है टेररिस्ट है। उसमें आप अगर ये भी अक्यूज कर रहे हो कि कोई खबर छाप रहा है, कोई अखबार या कोई मीडिया प्लेटफॉर्म की मैतेई ने मारा, तो लेकिन फिर भी अ पर्सन कमिंग फ्रॉम अ मैतेई कम्युनिटी इज बीइंग अक्यूज्ड ऑफ डूइंग दिस एंड दैट। But when it comes to Cookie, a Cookie terrorist killed this Meitei man during this and this. देयर इज़ नो ह्यूमन एंगल, देयर इज़ नो ह्यूमैनिटी, देयर इज़ नो बैक स्टोरी। मणिपुर में जाके एक बात क्लियर है कि दोनों ही समाज जो आपस में आज खड़े हैं एक दूसरे के सामने, उन दोनों के जो लोअर एकदम जो रंग पे लोग हैं ना, वो सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक समाज ज़्यादा सफ़र कर रहा है। सबसे नीचे जो तबके में लोग आते हैं वो सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी समाज के हों। उनको पता ही नहीं है कि उनके भविष्य में आगे क्या है। उनके छोटे-छोटे बच्चे जो आज उनके सामने रिलीफ कैंप में खेल रहे हैं, वो कल को क्या करेंगे? जिनके बड़े बच्चे, महिलाएँ हमसे इन अ लाइटर नोट कह रही हैं कि हमारे लड़कों की शादी कैसे होगी? मतलब रिलीफ कैंप में कौन बहू भेजेगा? लड़की को तो चलो हम विदा कर देंगे, पर बहू रिलीफ कैंप में कौन भेज देगा? तो हम यहाँ से कब निकलेंगे, हमें यही नहीं पता है। और दोनों ही मैतेई समाज के लोगों चाहे कुकी, दोनों ही सरकार को इस बात का दोषी मानते हैं और ये कहते हैं कि 18 महीने से ये जो चल रहा है, सरकार चाहती तो 1 हफ्ते में रोक सकती थी। पर सरकार हमें अपना देश में नागरिक नहीं समझती है। मणिपुर उनके भारत के नक्शे में फिट नहीं होता है, तो उनको कोई मतलब ही नहीं है यहाँ के लोगों से। हर स्टेट की एक इकोनॉमी होती है ना? कोई कारोबार होता है या एग्रीकल्चर होता है या कुछ होता है, ट्रेड होता है, बाहर से लाएँगे, यहाँ बेचेंगे, यहाँ से ले जाएँगे बाहर। मणिपुर की ये सारी एक्टिविटीज़ एग्रेरियन इकोनॉमी है, ज़्यादातर एग्रीकल्चर। और मैतेई जो कम्युनिटी है वो ज़्यादा जॉब्स और इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व है, क्योंकि वो ज़्यादातर इम्फाल वैली में सेग्रीगेटेड है, जो 10% है पूरे एरिया का मणिपुर के, और 90% हिल्स है। तो वहाँ तो ज़्यादातर एग्रीकल्चर ही चलता है। और एग्रीकल्चर में भी ऐसा नहीं है, मैतेई भी लोग हैं जो पहले इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट से पहले सब अलग अलग रहते थे। चूड़ाचांदपुर में भी रहते थे, कांगपोकपी में भी रहते थे। तो ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं। इम्फाल में जो लोग रह रहे हैं वो अपना, कुछ लोग ऑफिसर्स हैं कहीं पे, कुछ लोग पुलिस डिपार्टमेंट में हैं, कुछ लोग मीडिया हाउसेस के साथ काम कर रहे हैं, कुछ हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं। और सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन सब तो इम्फाल में ही है, एनआईटी से लेके सब कुछ इम्फाल में ही सेग्रीगेटेड है। तो ये सारे और बच्चे, वो सब मैतीज़ के हाथ में है। हाँ। यानी अगर इम्फाल में कोई अच्छी सरकारी नौकरी मान लीजिए कर भी, कोई डॉक्टर होगा या कोई पोस्टमैन होगा, पोस्ट ऑफिसर होगा या कुछ होगा, तो वो लोग भी चले गए हैं।
हाँ, अभी तो ये है कि जो जैसे इसका एक बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल हमें दिया था, वहाँ पे एक स्कूल टीचर से हम मिले चूराचांदपुर डिस्ट्रिक्ट में, उस स्कूल के प्रिंसिपल मैतेई हैं। तो अब उस स्कूल का कोई प्रिंसिपल नहीं है क्योंकि उनको स्टेट ने कहीं और यूटिलाइज़ कर लिया है, क्योंकि वहाँ तो छोड़ नहीं सकते। हुँ। तो अब उस स्कूल में कोई प्रिंसिपल नहीं है। ऐसे ही इम्फ़ाल में कई तमाम कुकी बच्चे जो है वहाँ पे पढ़ाई के लिए रहते थे, रेंट पे रहते थे, और कुछ लोग अपना काम-काज के लिए भी रहते थे, पर अब वो वहाँ जा ही नहीं सकते हैं। तो ये एक ही स्टेट में इतना इंट्रा स्टेट बॉर्डर्स बना दिए गए हैं कि कोई क्रॉस ही नहीं कर सकता। आपसे बात करने से पहले मैंने नक्शा देखा था, पहले भी देखा था और देख रही थी मैं लोकेशनल जो हुँ, एडवांटेज है और जो डिसएडवांटेज है। तो हुँ। जो हिल एरियाज़ हैं, जब आप यहाँ से इम्फाल से ट्रैवल कर रही थी, आपको पैचेज़ में नॉर्मल एक्टिविटी, सोसाइटी ये सब कुछ दिखा या नहीं दिखा है? चुराचांदपुर में तो नॉर्मल अभी सब है। क्योंकि वो एरिया है, जैसा मैंने बताया कि दूर के गाँव से जलाने शुरू किए, तो वो गाँव ज़्यादातर लोग गाँव में ही बसे हैं दूर के। तो ये एक ऐसा पैच आता है चुराचांदपुर में जहाँ पे दोनों तरफ दुकानें ही हैं, और वो खुली हुई थी जो कर्फ्यू रिलैक्सेशन के आवर्स थे उनके 4-5, मार्केट खुले हुए थे। सुबह वहाँ पे 4 बजे से मार्केट चालू हो जाते हैं। अर्ली मॉर्निंग होती है वो। हाँ, कि दिन भी जल्दी ढल जाता है। हुँ। तो सुबह 4 बजे से अब सरकार ने ये भी था कि 5 से 10 तक पहले कर्फ्यू पे रिलैक्सेशन दिया। तो उसमें अब बिज़नेस करने वाले लोग भी तो सफ़र कर रहे हैं ना, तो उनको जैसे ही मौका मिल रहा है, वो अपना शुरू कर रहे हैं। तो चूरा-चाँदपुर में तो एक नॉर्मल पैच है, ठीक-ठाक दुकानें हैं, केएफसी वगैरह भी है वहाँ पे तो। अच्छा, हाँ, तो वो थोड़ा-सा ऐसा है कि वहाँ एक छोटा नॉर्मल-सी शहर। दिखी आपको? मतलब हाँ, जैसे दिल्ली और इधर यूपी का एक छोटा शहर, वैसे चूरा-चाँदपुर शुरुआत में है। नॉर्मल है, लोग आ जा रहे हैं, स्ट्रीट फूड खा रहे हैं, घूम रहे हैं, थोड़ा शॉपिंग-वॉपिंग कर रहे हैं, वहाँ नॉर्मल है। लेकिन उसी भीड़-भाड़ में रिलीफ कैंप है, और मतलब वो भीड़-भाड़ से निकलते ही, घुसते ही रिलीफ कैंप में आपको लगेगा कि दुनिया बदल गई है। मतलब बिना किसी से बात किए आपको ऐसा लगेगा कि एकदम से वो हम एडिट करते हुए देखते हैं ना कि एक तरफ ब्लैक एंड व्हाइट, एक तरफ कलर। तो ये वो दुनिया है कि एक तरफ चूरा-चाँदपुर में कलर चल रहा है, और एकदम से आप रिलीफ कैंप में घुसे, ब्लैक एंड व्हाइट हो गई है। अब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है, क्योंकि आप लोग देख रहे हो छोटे-छोटे बच्चों को, वहाँ मणिपुर में कल्चर है कि बच्चों को पीछे बाँध के, बाँध आगे के। बाँध के, वो उस तरह से महिलाएँ काम कर रही हैं, लकड़ियाँ काट रही हैं, किस लिए काट रही हैं पता नहीं। छोटे-छोटे बच्चे हैं जो अपना फल खा रहे हैं, घूमते हुए इधर से उधर, जो भी उनको फल पेड़ से तोड़ के कुछ खा रहे हैं, कुछ बच्चे आपस में खेल रहे हैं, कुछ अपनी किताबें टटोल रहे हैं कि कैसे क्या करना है। तो वो एक बहुत बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट है। मतलब मैं ये इमेजिन कर रही थी कि चूल्हा-चाँदपुर का ये जो ये बिज़ी बाज़ार का जो एरिया है, कि क्या इन लोगों को पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है? मतलब उनको देख के लगेगा कि अरे ठीक है, सब कुछ तो ठीक है, मतलब या ये लोग प्रिटेंड कर रहे हैं नॉर्मलसी का, या इतना नॉर्मल हो गया है वॉयलेंस अब स्टेट में कि इनको कि ठीक है, ये तो चल ही रहा है। आप वहाँ के ज़िम्मेदार लोगों से मिली हैं, कुछ ऑफ़िसर्स हो सकते हैं या पॉलिटिशियंस हो सकते हैं या जर्नलिस्ट हो सकते हुँ। हैं, हुई मुलाकात? हाँ, मैं एक दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोफ़ेसर हैं, जो मणिपुर से ही हैं, और वो अभी पिछले 6 महीने से वहीं हैं, और अभी उनका प्लान है वहीं रहने का। उनसे मुलाकात हुई। कांग्रेस के एक एमएलए हैं, जो ऑपोज़िशन लीडर हैं, केशव मेघाचंद्र, उनसे मुलाकात हुई। और ये सीएम और एक्स डिप्टी सीएम से मुलाकात हुई। बीजेपी साइड से मैंने काफ़ी कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की, वहाँ जो ये स्टेट प्रेसिडेंट है वहाँ की, शी इज़ अ वुमन, मैं अभी उनका नाम भूल रही हूँ, पर उनको उनके ऑफिस मैंने कॉल लगाया, उन्होंने मना कर दिया। डिप्टी जो सीएम है उनके ऑफिस पे कॉल लगाया, मना कर दिया। ये लोग हैं नहीं इम्फाल मणिपुर में। अच्छा, हाँ, तो इनसे तो बातचीत आप नहीं कर पा रहे हैं, तो मैंने कांटेक्ट करने की कोशिश की कि दोनों साइड के वर्जन्स मिल पाए, ऑपोजिशन क्या कह रहा है, सरकार क्या कह रही है। तो सरकारी तरफ से तो सबने मना ही कर दिया कि अभी हम यहाँ हैं, अभी हम वहाँ ट्रैवल कर रहे हैं, और अभी बात नहीं हो पाएगी। और कॉल पे भी मतलब 2 सेकंड पे भी आपको बाइट देने के लिए लोग तैयार नहीं। वैसे उन लोगों के बाइट आपने कहीं और देखे दूसरे प्लेटफ़ॉर्म्स पे मीडिया के? बहुत रेयर, रिटन फॉर्मेट में तो आपको फिर भी, क्योंकि रिपोर्टर्स चेज़ भी तो करते हैं ना, हुँ। एक कॉल के बाद ड्रॉप नहीं कर देते। मेरा एम ये था कि अगर मैं यहाँ हूँ और किसी से मुलाकात हो सके तो वो बेहतर रहेगा। हुँ। जिन लोगों से आपकी बात हो सकी दूसरे साइड के जिनको आप कह रही हैं,
इन लोगों ने क्या बताया? देखिए, एक आम आदमी की समझ होती है कि हमारे आपस की दुश्मनी है, नफ़रत है और इन्होंने हमें मारा, हमारे लोगों ने उन्हें मारा, ये तो दंगे वाली बात होती है। एक होती है कि उसका एक हिस्ट्री है, एक उसकी ज्योग्राफ़ी है और एक उसकी पॉलिटिकल इकोनॉमी है। क्या पता चला है? वहाँ क्यों हो रहा है ये सब? एक तो वो ड्रग वाला एंगल भी क्या है वो बताइए, क्या देखिए, मामला बहुत है? सारे छोटे-छोटे मामले जो उन्होंने टॉस करने शुरू किए हैं, ड्रग ट्रैफिकिंग हो गया, इल्लीगल इमिग्रेशन हो गया कि रिफ्यूजी इन्फ्लक्स हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये सब रिफ्यूजी कहाँ छोटे से आ रहे हैं? कौन है ये रिफ्यूजी? रिफ्यूजी नहीं आ रहे हैं। जितना ये लोग क्लेम कर रहे हैं, उस तरह से तो नहीं आ रहे हैं लेकिन वहाँ अगर पे। 2 भी आ रहे हैं तो आ कहाँ से रहे हैं? हू आर दीज़ पीपल? म्यांमार, कुछ मैं लोग म्यांमार से आ रहे हैं और कुछ लोग मिज़ोरम से आ रहे तो हैं। मिज़ोरम तो अपना देश है। हाँ, हाँ, मतलब मिज़ोरम से भी कुछ लोग इधर आ चुके हैं। जो इन हुँ। लोगों ने बताया ना कि कुछ लोग मिज़ोरम से भी आके यहाँ रह रहे हैं और तो क्या कानूनी तौर म्यांमार पे अलाउड नहीं है मिज़ोरम वालों को इधर आके रहना? मुझे नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम है। अपने ही देश है हाँ, मतलब बस 7 ईस्टर्न सिस्टर्स हम जानते हैं तो। हाँ, और बाकी तो ये म्यांमार को भी दोष देते हैं कि वहाँ से भी लोग काफ़ी इधर आ रहे हैं और जब से ये शुरू हुआ है कॉन्फ्लिक्ट तो म्यांमार भी पॉलिटिकल अनरेस्ट तो पहले से ही देख रहा है, काफ़ी लंबा वक़्त हो चुका है अब। तो वहाँ के लोग इस कॉन्फ्लिक्ट का बेनिफिट ले रहे हैं और इधर बढ़ते जा रहे हैं। मतलब ये तो ये भी क्लेम करते हैं कि कई सारी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और एक शब्द ये यूज़ करते हैं कि वो सारे ग्रुप्स मिलिटेंट ग्रुप्स भी वहाँ से आ चुके हैं मणिपुर में। तो लार्जर पार्ट कॉन्फ्लिक्ट का जो मुझे समझ में आया, जो प्रोफेसर्स बोल रहे हैं, जो कुछ लोग तो ऑन रिकॉर्ड बोल भी नहीं रहे हैं इस मामले पर कि ज़मीन और रिसोर्सेज का मामला है जिसकी वजह से सरकार ने शुरू किया पूरा एसटी स्टेटस, मैतेईस को एसटी स्टेटस ग्रांट किया जाए और उसके बाद से ये विवाद शुरू हुआ। तो ज़्यादातर क्योंकि मणिपुर में रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं और एक तरह की रिसोर्स नहीं है, वहाँ ऑयल है, वहाँ पे मिनरल्स हैं, लिथियम, क्रोमियम जैसे मिनरल्स बहुत महँगे ज़्यादा हैं। जो है क्वांटिटी में भी है वहाँ पे और ये सब हिल एरियाज़ में सेग्रीगेटेड है क्योंकि 90% अब हिल है तो वही है, ज़ाहिर-सी मगर बात है। कशिश ये जो सारा मिनरल बैंक है हमारा हुँ, मणिपुर के अंदर जो हिल्स में है, हुँ, उसको सरकार अगर चाहेगी तो हुँ, ले सकती है लेकिन उसमें एनवायरमेंटल लॉज़ या जो जल जंगल ज़मीन बचाने के जो कानून हैं अलग-अलग इलाकों में हुँ। अलग-अलग तरह के कानून हैं। जैसे छत्तीसगढ़ में हम देखते हैं, झारखंड में हम देखते हैं और जगहों पर हम देखते हैं। तो क्या वो कैसे ले लेगी सरकार? क्या वो प्रोटेक्टेड एरियाज़ नहीं हैं? नहीं वो प्रोटेक्टेड एरियाज़ तो हैं लेकिन सरकार ने कुछ वक़्त से ये करना शुरू किया है कि जैसे माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट है, फॉरेस्ट रिजर्वेशन एक्ट है, ये सारे जो एक्ट्स हैं इनमें अमेंडमेंट्स भी तो हो रहे हैं लगातार। तो वो अपने हिसाब से अमेंडमेंट्स भी तो कर रहे हैं। 2015-2021 में माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट रेगुलेशन जो एक्ट है उसमें अमेंडमेंट किया गया कि अब जैसे ही पता चलेगा कि किसी ज़मीन पे ऑयल या किसी तरह का कोई मिनरल रिसोर्स है, वैसे ही वो सरकार के अंडरटेकिंग में आ जाता है और वो अपना माइनिंग प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। तो लोकल जो लोग हैं, इंडिजिनस पीपल जिनको हम जो कहते हैं कि उनका तो कोई राइट ही नहीं रहा है ना इन सारे चीज़ों में। और कुछ इनसाइडर इन्फॉर्मेशन तो ये भी है कि कई सारे एरिया को इन्होंने मणिपुर में लेना शुरू किया है ये बोल के कि इसको हम फॉरेस्ट रिजर्व निकाल रहे हैं, इधर हम ये कर रहे हैं, इधर ये कर रहे हैं, तो आधा एरिया तो ये इस तरह से भी कवर कर रहे हैं। तो ज़्यादा लड़ाई तो रिसोर्सेस की है, पॉलिटिकल क्रोनिज्म जो हम हर जगह से पैरेलल ड्रॉ कर ही सकते हैं। लद्दाख से भी हम मणिपुर का पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं कि जहाँ पे कुछ कॉर्पोरेट हाउसेस को ज़्यादा प्रॉफिट पहुंचवाने के लिए पॉलिटिक्स का पूरा एक गंदा खेल खेल के और मणिपुर में तो दो कम्युनिटीज़ को आपस में लड़ा दिया गया, उनको आज तक पता ही नहीं है वो लड़ किस चीज़ के ले रहे हैं। अब हालत ये हो गई है कि उनमें ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं हम तो कभी एक दूसरे की अब शक्ल ही नहीं देख सकते, पहले हम साथ। और उसके बाद में मेरा दूसरा सवाल होता है कि क्या पहले आप लोग साथ में रह रहे थे? हाँ, पहले। और उसमें ये भी बोलेंगे कि पहले हम साथ में रह रहे थे, हम साथ में खाना शेयर करते थे, एक दूसरे के घर आया जाया करते थे, सब कुछ करते थे। मतलब कोई भेदभाव, ऊँच-नीच अनटचेबिलिटी ऐसा कुछ नहीं था आपस में? ऐसा कुछ नहीं था जितने लोगों से बातचीत की है ये है, लेकिन ये है कि मैतेईज अपने आप को थोड़ा-सा कल्चरली ऊपर मानते हैं ट्राइब्स से, तो वो हिंदूज़ भी हैं उसमें? हिंदूज़ भी हैं उसमें। कुकीज़ोज़ में हिंदूज़ भी हैं? कुकीज़ोज़ में बहुत लिमिटेड, मतलब मुझे लगता है गिनती के लोग हो सकते हैं, वरना ज़्यादातर क्रिश्चियन हैं। अच्छा वो क्रिश्चियन लोग हैं। क्रिश्चियन हैं सारे, तो ये जो ओवर आइडेंट 80% क्रिश्चियन हैं।
हाँ, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि एक ट्राइबल आइडेंटिटी होती है, विद इन दैट ट्राइबल आइडेंटिटी कोई क्रिश्चियन हो सकता है, कोई हिंदू हो सकता है। तो हम्म। ट्राइबल आइडेंटिटीज़ की लॉयल्टी यहाँ पर काम कर रही है या रिलीजियस लॉयल्टी काम कर रही है, या कुछ मिटिगेशन हुआ है सब दोनों चीज़ों का? मुझे लगता है मिटिगेशन है दोनों चीज़ों का, क्योंकि मतलब कोई कुकी भी हो सकता है और साथ में हिंदू भी हो सकता है, और इसलिए इसके बावजूद वो शिकार भी हो सकता है मैतेई हाँ हाँ, ग्रुप अभी की वायलेंस लार्जर का। जो प्रोफाइल्स है ना वो कुकी और मेते ही है, वो दूसरे लेयर में नहीं जा रहे हैं। कुकी और मेते, यहाँ कई लोगों को ऐसे मारा गया है कि किसी कुकी ने मेते से शादी की है, तो मेते मॉब ने मार दिया है आके, कि पता है कि बीवी मेते ही है, जो हस्बैंड है वो कुकी से आते हैं, तो क्योंकि कुकी से शादी कर ली है तो मेते मॉब आती है, इनको भी मार देती है। अब ये इस तरह से सोचते हैं कि भाई हमारी जो वाइफ है वो तो मैते ही है, क्या पता इनको हम बोले तो हमें हमारे बच्चों के साथ निकलने दिया जाए, कि ये तो भाई आपके समाज के, अगर ये मामला आप समाज पे आके अटक चुका है और आप गला काटने को तैयार हो एक दूसरे का, तो इनको तो जाने दो। हम्म। लेकिन नहीं, क्योंकि आपकी शादी कुकी से हुई है। This is- एक छोटे बच्चे और उसकी माँ को एम्बुलेंस में जला दिया गया, वो मैते ही थे, दोनों बच्चे, और ये खबर भी आई मुझे थी। ध्यान है इस और खबर का। मैते ही मॉब ने उनको इनके हस्बैंड से मेरी मुलाकात हुई कांगपोकपी के एक रिलीफ कैंप में, और अगेन भाषा तो हमें समझ में आ नहीं रही थी, लेकिन इमोशन समझ में आ रहा था। तो वो ये कह रहे थे कि वो तो मैते ही समाज से ही थी, उसको हम्म। क्यों मार दिया ये समझ में ही नहीं आ रहा है। उसके लोग थे वो तो, उसके समाज के लोग थे, उनको पता था कि वो भी उनके समाज की है, पर मेरे छोटे बच्चे और मेरी बीवी को एम्बुलेंस में जला दिया जाता है। ना, एक पता नहीं, मुझे थोड़ा सा हिचकिचाहट है, आप चाहें तो जवाब दीजिएगा। कुछ केसेस बहुत मशहूर हुए थे, उसमें हम्म। वो जो सैनिक की पत्नी जिनके साथ हम्म। जिनको निर्वस्त्र करके और उनके सामने उनके बेटे को भी मार दिया गया था। हम्म। आपकी मुलाकात उनसे हुई क्या? नहीं। उन लोगों से आपकी मुलाकात? एक और केस था जिसमें 2 लड़कियां पढ़ने के लिए इम्फाल आई हुई थी और उनको मकान मालकिन ने ही मॉब के हवाले कर दिया और उनके बारे में बता दिया कि ये कुकीज़ हैं। कि इन दो लड़कियों में से एक लड़की की दोस्त से मुलाकात हुई। कोइंसिडेंस ही था कि वो अब एक चेक पॉइंट को गार्ड कर रही है, उसकी दोस्त। तो इम्फाल से हम जब कांगपोकपी डिस्ट्रिक्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो एक चेक पॉइंट आता है और वहाँ पे लोकल विलेज वॉलंटियर्स गार्ड कर रहे हैं। तो ये महिलाएं हैं, यहाँ पे भी एक ग्रुप महिलाओं का है जो खड़ा है और देख रहा है कौन सी गाड़ियां आ रही, क्योंकि वहाँ ट्रक भी कई सारे पास हो रहे हैं सामान के साथ, और उसके आगे एक शेड के नीचे बड़े से बैनर के साथ ये लड़कियां खड़ी हैं। तो क्यूरियोसिटी के तौर पे मैं उतरी कि भाई महिलाएं यहाँ पे लोकल विलेज वॉलंटियर्स के तौर पे सारी महिलाएं काम कर रही हैं। तो उतर के उनसे बातचीत हुई, तो उन्होंने बताया कि फिर एक पोस्टर लगा है जहाँ पे सारे जो लोगों ने अपनी जान गंवा दी उन सबकी तस्वीरें लगी हैं, नाम लिखा है, जगह लिखी है, और किस तरह से मारा गया वो भी लिखा है। तो वो दिखाती है उस पूरे पोस्टर में से एक फ़ोटो ढूंढ के कि ये मेरी दोस्त है, और वो वहीं से रोना शुरू कर देती है, इमोशनल हो जाती है। बल्कि अब इस घटना को लंबा वक्त हो चुका है, लेकिन फिर वो सब इंसिडेंट रिकॉल करती है और कहती है कि वो इम्फाल में रहती थी, एक अपार्टमेंट में रेंट पर अपनी एक और दोस्त के साथ। तो वो शुरुआती हिस्से कहती है कि माई फ्रेंड शी वॉज रियली टिमिड, वो किसी को कुछ भी नहीं बोलती थी, वो मतलब कोई उसको बोल दे तो वो पलट के जवाब भी नहीं दे पाती थी, और उसको इस तरह से इन लोगों ने मार दिया। वो मैतेई महिला है एक, उसके घर में रेंट पर रहती थी। तो ये कहानी बताते हुए वो बोलती हैं कि अब जब ये सब शुरू हुआ तो उसको कहीं भागने के लिए जगह नहीं समझ आई, क्योंकि आसपास सब घिरा हुआ है, तो उसको लगा कि वो भागे कहाँ। तो वो अपने घर में ही, अपने अपार्टमेंट में ही छुपने का सोचती है दोनों दोस्त। तो उतने में जो नीचे जो ओनर है, जो मैतेई महिला है, लैंडलॉर्ड है जो। वो आके और ये तो कहती हैं कि आरंबाई तेंगोल के लोग थे, और उनको सौंप देती हैं कि ये कुकी हमारे घर में है, तो आप। यानी कि और ये वॉर ट्रस्ट है, का रिश्ता था तभी तो मकान लिया होगा एक मैतेई मकान मालकिन से लेकिन किराए पर। यहाँ पे रिलीजन की जो लॉयल्टी है वो भी तो निभानी है, वरना आप भी मार दिए जाओगे। तो जब इस तरह का मामला फ्लेयर अप हो रहा है तो रिलीजन ऊपर आता है। तो मणिपुर छोटा इंडिया है अभी, तो वहाँ पे इन दोनों लड़कियों को सौंप दिया उनके हाथ में और बोला कि ये तो वॉर है, इसको रेप करो, इसको जो करना है करो।
तो वो ब्रूटली रेप करके उसको मार देते हैं और अगले दिन सोशल मीडिया पे फ़ोटोज़ वायरल होती हैं। अब जब मैं इस लड़की से वहाँ खड़े होके चेक पॉइंट पर बातचीत कर रही हूँ तो पीछे और महिलाएं हैं, वो सब रो रही हैं उस वीडियो में, ये इंसिडेंट जब वो वापस से नरेट हो रहा है तो सुन के। ये खबरें भी सुनी कि औरतों ने ही औरतों के रेप करने के लिए उकसाया। ये खबरें ज़्यादातर जो है एक ग्रुप है मैतेई महिलाओं का, टॉर्च बेरर्स जिसको कहते हैं, मैरा पाइबीज। नाम सुना है। हाँ, तो ये ग्रुप की बहुत हिस्ट्री रही है। आफ्सपा को लेकर भी इन्होंने काफ़ी पहले प्रोटेस्ट किए थे, जहाँ पूरा नेकेड प्रोटेस्ट एक इन्होंने कांगड़ा फोर्ट है इम्फाल में, उसके सामने किया था, जिसको लेकर ये ग्रुप बहुत पॉपुलर था कि विमेन टॉर्च बेरर्स के तौर पे जहाँ भी गलत है उसके लिए बोलेंगे। तो अब ये ग्रुप इम्फाल में प्रोटेस्ट पे बैठा है, इंडेफिनिट रिले हंगर स्ट्राइक पर बैठा हुआ है 16 नवंबर के टाइम के दिन से। और कई बार इन्हीं ग्रुप इन्हीं महिलाओं ने प्रोटेस्ट भी निकाला है, रैली निकाली है इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के बीच में भी। तो इस ग्रुप को लेके भी बहुत सस्पिशन है कि महिलाएं कहती हैं कि वो मेरा पाई भी जो है वो आई थी, उन्होंने गार्ड किया। अब ये है कि ऐसी सिचुएशन में महिलाएं आगे आ जाती है तो पुरुष फिर नहीं करते। और कुकीज़ का ये है कि मैंने जितने लोगों से बातचीत की है, अब खैर एक कल्चरल और एक रिलीजियस बिलीफ सब हर समाज में रहा है, तो उनका ये है कि वो महिलाओं को हाथ नहीं लगाएंगे, वो लड़ेंगे पर वो महिलाओं को हाथ नहीं लगाएंगे। ये कुकीज़ का ये है। कुकीज़ का है कि उन्होंने ये भी बताया कि जब भी जंग पे भी, और बड़े इंटेलेक्चुअल जो भी हैं जो समझते हैं कुकी ट्राइब को, उनसे भी बातचीत की है, तो उन्होंने कहा कि जो बैकग्राउंड है वो ये है कि अगर ये लोग कल शिकार पे जाना है तो आज ये अपनी वाइफ के साथ बेड शेयर नहीं करेंगे और ना उनके सूखे कपड़ों के नीचे से निकलेंगे, क्यों अगर ये ऐसा करेंगे तो ये शिकार पे मार दिए जाएंगे या जंग में मार दिए जाएंगे। ये उनका एक बिलीफ सिस्टम है जो पुराना बताते हैं। तो कुकी महिलाओं से या इन लोगों से जब बातचीत हो रही थी तो उन्होंने कई बार जिक्र किया मेरा पाइबीस का, कि उन्होंने गार्ड किया तो हमारे आदमी जो है उनको नहीं क्रॉस कर पाए और सामने मार दिया गया, जला दिया गया, रेप कर लिया गया। हम महिला आंदोलन में सुनते हैं महिलाएं सब बराबर हैं, महिला एकता की बात होती है। महिलाओं के बीच में एक सिर्फ जेंडर आधारित एकता की बात होती है। वहाँ ऐसा कुछ दिख रहा नहीं, नहीं। हम ये सब बात करते हैं तो मैं तो एक तरफ ये भी सोचती हूँ कि जो वुमेन्स मूवमेंट जो है, हम सब ये सोचते हैं कि हम उसको ये सब बोल के शायद नीचे थोड़ा ला देंगे जो ऑलरेडी चल रहा है, लेकिन वहाँ पे इस तरह का ऐसा कुछ नहीं है। अब वो सब समाज, कम्युनिटी, रिलीजन में डिवाइड कर चुके हैं सक्सेसफुली। अब उसमें ऐसा नहीं है कि महिला है तो महिला के लिए सोचेगी। मैं मेरा पाई भी इसका इंटरव्यू किया मैंने, काफ़ी लंबा इंटरव्यू किया, तो उसमें मैंने पूछा भी उनसे कि जो 2 कुकी महिलाओं को नंगा करके घुमाया गया था, तो क्या आप वो जस्टिफाई कर रही हैं? तो या मेरा पाई भी जो है वो सब महिलाओं के लिए है या सिर्फ मैतेई महिलाओं के लिए है? ये भी सवाल मैंने उनसे पूछा। तो उन्होंने कहा कि हमारे आदमियों को बहुत गुस्सा आ गया था, और क्योंकि हमारी एक महिला को रेप किया गया था कुकी टेररिस्ट के द्वारा, तो उन्होंने रिटालिएशन में रिवेंज लेने के लिए वो 2 लड़कियों को नंगा घुमाया। शी गोज़ ऑन टू से कि लेकिन सिर्फ नंगा ही घुमाया, सिर्फ कपड़े उतारे, कोई फिजिकली असॉल्ट नहीं किया, किसी तरह से जो है उनको मारा पीटा नहीं गया, सिर्फ कपड़े उतार के उनको घुमवाया गया, वो भी इसलिए क्योंकि हमारे लड़कों को गुस्सा आ गया था। और उसके बाद उनको हमने मारा नहीं, उनको हमने जब छोड़ा तो उनको हमने अपने उनके कपड़े देके और तब छोड़ दिया। तो मैंने उनसे फिर पूछा कि क्या ये जस्टिफाइड है? कहा कि हाँ, ये जस्टिफाइड है। अब वो एक महिला का ऐसा ओपिनियन हो सकता है कि सिर्फ वो महिला का ऐसा ओपिनियन हो, मेरा पाई भी, की जो वहाँ पे 50-60 महिलाएं बैठी थी जिस दिन मैं ये इंटरव्यू कर रही थी, पर किसी के लिए भी ये कहना, और तब जब आप एक ऐसे महिलाओं के साथ बैठे हुए हो पीछे पूरा ग्रुप लेके और आप प्रोटेस्ट कर रहे हो, जिरीबाम में 3 महिलाओं और बच्चों को मार दिया गया उसको लेकर, तो अगर आपके समाज की कोई महिला मारी जा रही है तो आपको प्रॉब्लम है, लेकिन सामने वाले जो दूसरा समाज जिसको आपने दूसरा ही बना दिया है, उस समाज से कोई लड़की, कोई औरत, किसी को मारा जा रहा है तो आप उसको जस्टिफाई करने के तरीके ढूंढ लेते हैं। तो ये लोग
उन 6 लोगों का जिसमें महिलाएँ बच्चे हैं, उनका प्रोटेस्ट कर रही हैं जिरीबाम वाले जिरीबाम मामले में, हाँ है ना? हाँ तो इनके हिसाब से मैते महिलाओं को मारना गलत है। हाँ लग तो यही रहा है क्योंकि जब वो कहती हैं कि हमने तो सिर्फ उनको नंगा करके परेड करवाया, बाद में कपड़े दे दिए और छोड़ दिया, मारा थोड़ी हमने, इन लोगों ने तो मार दिया। मगर रेप्स तो बहुत हुए हैं। बहुत हुए हैं, बहुत हुए हैं और दोनों ही तरफ की महिलाओं के साथ हुए हैं। एक महिला तो मुझे ये इम्फाल के रिलीफ कैंप में एक महिला बोलती है कि दीदी हम बोल भी नहीं सकते हैं कि कितनी ऐसी महिलाएं हैं जिनके साथ गलत हुआ है, क्योंकि हम ऐसे समाज से आते हैं, हमारी कम्युनिटी हमारा कल्चर वो अलाउ नहीं करता है, वरना हमारे घर में कौन शादी करेगा, हमसे कौन बात करेगा, हमसे कौन ये करेगा। मेरा पाई भी इसके इंटरव्यू में वो कहती है कि हमारा कल्चर बहुत अलग है, इनका कल्चर बहुत अलग है, हम अपने आदमियों की सुनते हैं, ये लोग नहीं सुनते हैं, तो हम दोनों के कल्चर में बहुत डिफरेंस है। इसलिए आप जो देखते हो कि ये ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, हमारा कल्चर ऐसा नहीं है, ये लोग तो ठीक है। लेकिन मतलब वो बेसिकली वही है कि मैतेईस का कल्चर थोड़ा सेक्रेड हो जाता है और सामने वाला कम्युनिटी का कल्चर सेक्रेड। हाई कल्चर, लो कल्चर, हाँ? संस्कारी और गैर संस्कारी। मैतेई के घर में आप जाएंगे तो आपको चप्पल बाहर उतारना है और कुकीज़ में आप पहन के जा सकते हैं। आपने बड़ा अहम ज़िक्र किया एमएमआरडी का। हम्म। इसमें क्या बदलाव आया है, क्या हुआ है और इसका क्या रिपरकशन है, उस बदलाव का क्या है? हाउ डू यू रिलेट द टू थिंग्स, वायलेंस एंड एमएमआरडी एबॉलिशन या जो भी हुआ है? मेरा ये थ्योरी बहुत लंबे समय से है कि मणिपुर में जो हो रहा है वो माइनिंग और ये सारा रिसोर्सेज की वजह से है। माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट में जो 1957 से चला आ रहा है, उसमें इन्होंने 2015 में एक अमेंडमेंट किया और 2021 में जब ऑपोजिशन ने वॉकआउट कर दिया था तो तब इन्होंने वो बिल पास कर अमेंड करके पास करवा दिया था। उसमें ये है कि अब जैसा मैंने बताया कि अब ये सारा जो है कहीं पे भी ऑयल एक्सप्लोर होगा या कहीं पे भी सर्वे से। आप ये कह रही हैं कि जिस समय भारत की पार्लियामेंट में अपोजिशन ने वॉकआउट किया था, उस हाँ समय ये बिल पास हो हाँ गया था? 2021 की बात है। हाँ, हाँ। तो तब ये बिल पास किया गया। एक एक दो रिपोर्ट्स भी हुई हैं इस मामले पे। उस टाइम ऑपोजिशन ने बहुत अपोज भी किया इस बिल को, क्योंकि इस बिल के बाद तो सीधा ये हो जाता है कि आपको जैसे ही पता चलेगा कि कहाँ मिनरल है, कहाँ रिसोर्सेज, आप बिना कुछ सोचे वहाँ पे शुरू कर दोगे अपना माइनिंग या अपना प्रोजेक्ट। तो लोकल लोगों को तो आप कंसिडर करोगे ना। जैसे मणिपुर के सिचुएशन में जो एडीसीज हैं, उनको तो आप कंसल्ट करोगे। वहाँ हम जाते तो पता चलता है कि एडीसी के तो इलेक्शन ही नहीं हुए कई टाइम से, लंबे वक्त से उनके इलेक्शंस ही नहीं हुए। और एडीसी भी कोई बहुत मजबूत बॉडी नहीं होती है, हाँ। वो तो लोकली डिसाइड होता है, लोकली वो लोग तय करते हैं अपनी ऑटोनमस बॉडीज बनाने के लिए। लेकिन उसके बावजूद भी इलेक्शंस नहीं हुए हैं लंबे वक्त से। तो ये माइंस एंड मिनरल्स का जो डेवलपमेंट है, इसको अमेंड करके अब ये रास्ता तो साफ हो जाता है कि जैसे ही पता चलता है कि मिनरल है, कुछ है, तो आप अपना एक्सप्लोरेशन, अपना माइनिंग प्रोसेस के लिए आप दे सकते हो। मणिपुर में ये हुआ है कि एक बिजनेस समिट किया गया था 2017 इम्फाल में। उस बिजनेस समिट के बाद कई प्राइवेट कंपनीज को जो है इन लोगों ने माइनिंग लीज दे दी हैं 20-20 साल के लिए। दे दी है दे ऑलरेडी? दी हैं। ये ओपन में है, ये 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 डॉक्यूमेंटेड है? हाँ हाँ, उन्होंने दे दी है माइनिंग के लिए 20 साल की लीज। 2 कंपनियों के बारे में तो मुझे पता है कि जिनको दे दिया गया है। तो अब इस तरह से अगर वो और कई बार ऐसा हुआ है कि ये लोग आए हैं, जो कॉर्पोरेट प्लेयर्स हैं, ये वहाँ पे आए हैं माइनिंग और इस सब के लिए, तो लोकल लोगों ने भगा दिया है, नहीं करने ओह! दिया है। ये लोग तो तो लोकल लोगों ने कॉर्पोरेट बताया के है। साथ टेंशन पहले शुरू हुआ है, जो माइनर्स हैं, हम्म। माइनिंग कंपनीज हैं, उनसे टेंशन पहले शुरू हो गया है हाँ, कुकी लोगों का। कुकी लोगों का, क्योंकि ज़्यादातर हिल एरियाज में वही डोमिनेटेड है। तो ऐसा वहाँ तो लोकल लोगों ने, जैसे जिनको थोड़ा समझ है कि रिसोर्सेज भी हैं हमारे स्टेट में और ये सारी चीज़ें, उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि कई बार ऐसा हुआ है कि हमने लोगों ने मिलके भगा दिया है इनको, हमने शुरुआत नहीं करने दी है। तो लार्जर पार्ट वहाँ पे रिसोर्सेज का है, लैंड राइट्स, क्योंकि अभी हिल एरियाज में तो एसटी कम्युनिटी, जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं, उनके पास ही है। तो वो एक मसला फंस रहा है। वहाँ एक पाम ऑयल प्रोडक्शन का भी एक बड़ा बिजनेस है। जिरीबाम में कई हेक्टेयर लैंड पे ये लोग पाम ऑयल कर रहे हैं, जिसमें एनवायरमेंटल कंसर्न
बहुत ज़्यादा हो बहुत जाता है, ज़्यादा। क्योंकि पाम ऑयल आपका सॉइल पूरा इनफर्टाइल कर देगा कुछ यस। वक्त के बाद, आप कुछ और वहाँ पे कर ही नहीं हाँ, सकते। ज़्यादातर जगह इजाज़त नहीं है पाम ऑयल कल्टीवेशन हाँ, की, तो ये जो वहाँ सारी हो रहा है। वहाँ हो रहा है। वहाँ हमने रास्ते में, जिरीबाम के रास्ते में इतनी पाम ट्रीज़ देखी हैं कि हिल्स में पूरा पाम ट्रीज़ भरी हुई हैं। एंड ड्रग एंगल। ड्रग हैंगर ड्रग क्योंकि हैंगर मैं मुझे याद आ रहा है जब शुरुआत में सब बातें हो रही थी तो हुँ, टेलीविज़न पर इस ये वाली रिपोर्ट्स भी थी कि एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर ने जो कुकी कम्युनिटी से आती हैं, उन्होंने बहुत सीरियस चार्जेस प्रेस हुँ, किए थे चीफ एग्जीक्यूटिव पर स्टेट के। हुँ। और उन्होंने कहा था कि ही हिमसेल्फ इज़ इन्वॉल्व्ड। आपको वहाँ जाके ये कोई एंगल पता चला क्या लोकल की ज़बान पर ये बातें हैं? बिल्कुल है, क्योंकि अब वो इस बात से तंग आ चुके हैं कि उनको जो ये बोला जा रहा है पॉपी कल्टीवेटर, पॉपी कल्टीवेटर, पॉपी कल्टीवेटर, टेररिस्ट हैं, वो इन सब से तंग आ चुके हैं। तो अब आधे लोग जो थोड़ा बहुत भी पढ़े लिखे हैं ना, उनको ये बात समझ में आ रही है। कई लोगों से इस बारे में बात हुई तो वो कहते हैं कि हम ये डिनाई नहीं कर रहे कि कुकी पॉपी कल्टीवेट नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। लेकिन वो लोग हैं ये जो एकदम नीचे लेयर पे हैं, क्योंकि जब ये पॉपी कल्टीवेट कर रहे हैं, तो ये वो पॉपी का जो प्रोड्यूस है उसको मैतेई के हाथों में सौंप रहे हैं। कार्टेल जो है वो उस तरफ है। हाँ, उनको उनके हाथों में सौंप रहे हैं और उसका जो भी मिनिमम कॉस्ट इन किसानों को दे दिया जा रहा है। लेकिन इनका, ये लोकल लोगों का कहना है कि ये तो सिर्फ़ प्रोड्यूस कर रहे हैं क्योंकि पैसा अच्छा मिल जा रहा है। ये प्रोड्यूस करके देते हैं, फिर वो सप्लाई चेन कहाँ जा रही है, वो एक अलग मसला है। तो ये जो वॉर ऑन ड्रग्स शुरू किया था मणिपुर के चीफ मिनिस्टर बीरेन सिंह ने, तो ये ज़्यादातर यही था कि एक मतलब कुछ भी शुरुआत करने से पहले थोड़े तो पॉइंटर्स छोड़ने होते हैं ना, कि एक कम्युनिटी को आप किस तरह से किस लेवल तक गिराना चाहोगे। तो ये शुरुआत थी, वो एक पॉइंटर था वॉर ऑन ड्रग्स। अब अगर मैं ही केस लड़ने जाऊंगी और मैं ही कल्प्रिट भी हूँ, तो अगर मैं केस लड़ने चली जाऊंगी तो मुझे थोड़ा तो लेवरेज मिलेगा ना। जैसे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं हमारे आम शहरों में सरकार से जुड़ी हुई संस्थाएं होती हैं जो रिलीफ वर्क करती हैं। फिर ह्यूमन राइट्स कमीशन, माइनॉरिटी कमीशन, हम्म महिला कमीशन, फिर बच्चों के लिए जो कल्याण के लिए होते हैं, हम्म फिर बचपन बचाओ आंदोलन है जिसको इतना बड़ा प्राइज़ भी मिला है। हम्म ये सारे लोग कोई भी नहीं है वहाँ? नहीं है वहाँ। महिला आयोग? महिला आयोग है या क्या, एक तो कुछ तो इन्होंने बोला था जो दिल्ली से गए थे, मुझे किसी ने, मैं किसी वो एमएलए तो से ही पिछले बात कर साल रही ही थी। हुआ हाँ, था। तो वो हाँ, बस वो तभी गई थी और वो इम्फाल में 2 घंटे 3 घंटे रुक के हुँ। और फिर वो रवाना हुई। उसका तो बड़ा क्रिटिक आया था, आई हाँ, स्टिल रिमेंबर, लेकिन उसके बाद से कुछ नहीं हुआ है। उसके बाद से तो अच्छा, जैसे स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, एसएफआई है, हम्म एसफा है या हम्म एबीवीपी है, हम्म एनएसयूआई है, हम्म इस तरह का कुछ पता चला कि कुछ वहाँ काम हो रहा हो, ये लोग कुछ रिलीफ वर्क कर रहे हो? रिलीफ वर्क का तो पता नहीं है, लेकिन डायरेक्ट जो ये जो हिंसा चल रही है उसमें इन्वॉल्व्ड जो 2 ग्रुप्स हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट तो अब तो बहुत ही क्लियर हो चुका है। आरंबाई तेंगोल और मैतेई लीपन, ये 2 ऑर्गेनाइजेशन हैं। कई बार इन पे अभी तो इनका नाम तो केस भी शुरू चल से रहा है, चल शुरू रहा है। से चल रहा है, केस भी हो गया है इनके लीडर पे। लेकिन आप ये देखिए ना, आरंबाई तेंगोल को फाउंड किसने किया है? मणिपुर के टाइटुलर किंग और राज्यसभा एमपी है वो, वो तो शायद ट्राइबल ही हैं, सना उनका जाओबा। नहीं नहीं, उनका रिलीजन मुझे लगता है कि वो भले ट्राइबल होंगे, लेकिन वो हिंदुइज्म, ये जो मैतेई जो फॉलो कर रहे हैं, इसके भी ऊपर एक सना जाओबा करके, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऐसा कुछ को वो प्रमोट करने के लिए बेसिक हिडन एजेंडा, एक रैडिकल ऑर्गेनाइजेशन है आरंबाई तेंगोल, ये करके 2022 में इसकी शुरुआत की गई थी। अब राज्यसभा एमपी अगर इसको हेड कर रहे हैं और इनकी यूनिट्स हैं ऑल ओवर इम्फाल, ऑफिसेज हैं। आप ये कह रही हैं कि ये अभी 2022 में कोई चीज़ शुरू की गई है, कोई कल्चरल ये ऑर्गेनाइज, ग्रुप आरंबाई तेंगोल 2022 में शुरू किया गया है। यानी कुछ पक रहा था पहले से। तो अधिकतर लोग कह रहे हैं कि ये प्री प्लान्ड है, और ये तो कई दफ़ा लोगों ने ये भी बताया कि 1-2 साल पहले से घरों पे मार्किंग, अच्छा। लाल निशान से मार्किंग भी करना शुरू किया गया है। और कुछ लोग कहते हैं कि ये आरंबाई तेंगोल के लोग, क्योंकि उनकी एक टी शर्ट है, एक उनका लोगो है, एक घोड़े पे शिवाजी टाइप ऐसा कुछ, तो उनका बहुत बोल्ड सा लोगो भी है, तो वो टी शर्ट पे प्रिंटेड है उनकी।
तो वो कुछ लोगों ने कहा कि ये सब शुरू होने से पहले ये लोग हमारे गांव में कई बार चक्कर काटते रहे हैं कि आप कौन से ट्राइब से हो, कि हम सर्वे के लिए आए हैं, और घरों पे निशान लगा के जाते रहे हैं। तो कई मतलब यंग यंग बच्चे बता रहे हैं कि हमें लग रहा है कि ये इसलिए किया जा रहा था। वरना अब डेटा कहाँ से आ रहा है कि कहाँ कौन से घर में, क्योंकि सब साथ में ही एग्जैक्टली, रह रहे हैं, हाँ कुछ हाँ पहले से ऐसा डिवीजन तो था ही नहीं ना। हाँ। और जब मकान मालिक मैतेई और किराएदार कुकी है, तो ये तो लग रहा है कि ये तो मिक्स सोसाइटी थी ही। मिक्स सोसाइटी थी, तो आप कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे कि कुकी का घर जलाना है कि मैतेई का घर जलाना है? एकदम से तो आप नहीं शुरू कर दोगे ना। जैसे हम मान लें कि हाँ 3 मई 2023 के बाद से ये शुरू हुआ है, तो 3 मई 2023 के बाद से भी आपको लंबा वक्त लगेगा सर्वे करने के लिए कि कौन सा घर कुकी का है, कौन सा घर मैतेई का है। 7,000 से ज्यादा 2023 का डेटा है कि 7,000 से ज्यादा घर जला दिए गए हैं कुकी। जी, वो डेटा हमने भी देखा है, 7,000 से ज़्यादा, और लाखों लोग डिस्प्लेस्ड हैं डिस्प्लेस दोनों है। साइड के। कशिश, जब ये लोग सारे हिल्स में रह रहे हैं, वो कुकी हैं, क्या वो अभी भी हिल्स में रह रहे हैं? हाँ, रह रहे हैं। तो अपना कुछ कुछ गांव जहाँ पे जिन्होंने मैसिव डिस्ट्रक्शन देख लिया है, वो थोड़ा वहाँ से हट गए। कुछ लोग हैं जिनके पास ये लग्जरी थी कि वो कहीं मूव आउट कर जाएं, अरुणाचल शिफ्ट हो जाएं, असम शिफ्ट हो जाएं, मिजोरम दिल्ली भी आ गए जाएं, बहुत लोग, मिजोरम भी गए बहुत लोग, नागालैंड, मिजोरम। नागालैंड मिजोरम, क्योंकि वो थोड़ा सा उनके लिए आसान पड़ता है, वो रिलेट कर पाते हैं, तो वो भी किया। लेकिन कुछ लोग ऐसे, बहुत लोग ऐसे हैं जो नहीं जा सकते छोड़ के, तो वो हैं अभी और रिलीफ कैंप में रह रहे हैं। अधिकतर ऐसे लोग इंतजार में हैं कि कब वापस घर पे जा पाए। लेकिन फिर ये एक तरफ ये भी कहते हैं कि इंतजार है, लेकिन फिर ये भी कहते हैं कि घर ही नहीं है, जला दिया गया जाएंगे कहाँ? हो रहा है तो क्या मीडिया से। का बताइए, जो ये इतने बड़े बड़े चैनल्स हैं, इनके वहाँ पर वो हैं करस्पॉन्डेंट्स वगैरह हैं? इम्फाल में तो ज़रूर न्यूज़ स्टेशंस भी होंगे, स्टूडियोज भी होंगे। हाँ, ब्यूरोज हैं, और दिल्ली से भी मीडिया ट्रैवल कर रहा है। ऐसा नहीं है कि मीडिया ट्रैवल नहीं कर रहा है। मतलब हम जिस होटल में रुके थे, उस होटल में ही ज़्यादातर मीडिया वाले रुके हुए थे, और बड़े बड़े चैनल्स, मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन वो उनके रिपोर्टर्स, कैमरा पर्सन थे। वो क्या कर रहे थे कि जब हम सुबह 5 बजे होटल छोड़ के ट्रैवल करने के लिए निकलते हैं, तो वो अपना सब सेटअप करके होटल के बाहर निकलते हैं, मेन गेट पे अपना लाइव शुरू कर लेते हैं। वहीं से, होटल से ही, सेफेस्ट प्लेस। मैं हंस दी मुंह पे एक रिपोर्टर के, मुझसे कंट्रोल ही नहीं हुआ। मैं 2 दिन लगातार यही देख रही थी, और पूरे टाइम उनका मुंह ऐसा बना रहता है ना कि दुनिया की सारी टेंशन उनके सर पे है, और अभी कुछ उनके साथ हो जाएगा। वो इस तरह से इतने प्रेशर में रहते हैं। हम सुबह निकल रहे हैं, उनको देख रहे हैं, वो सब एकदम तैयार वैयार होके, आईडी कार्ड लगा के, सब कुछ करके मेन गेट से होटल के बाहर निकलते हैं, फुटपाथ पे खड़े होते हैं, वहां से रिपोर्टिंग चालू करते हैं, वहां से रिकॉर्डिंग चालू करते हैं। अब हम शाम को वापस आ रहे हैं, तो यही सेम रिपोर्टर्स और कैमरा पर्सन जो है होटल के गार्डन में खड़े हुए हैं, वहां से लाइव चल रहा है। सेम प्रीमाइसेस में अलग अलग एंगल। हाँ, तो इनका मणिपुर जो है वो एक होटल में समा चुका है, वो वहीं से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। कहीं जा आप देखिए ना, नेशनल मीडिया इम्फाल तक तो चलो पहुंच जा रहा है, मेन स्ट्रीम मीडिया इम्फाल में भी बहुत रेयर है जो पहुंच रहे हैं, कुछ चैनल्स ही दिखाए हैं, लेकिन उसके अलावा तो कोई पहुंच ही नहीं रहा है ना। अगर मीडिया ने सही रिपोर्ट किया होता, तो ये जिस तरह से सरकारी असलहे दिए गए, जाने दिए गए, और उनका इस्तेमाल होने दिया गया, फिर एम्यूनिशन दिया गया, उसका इस्तेमाल होने दिया गया, और फिर उसकी रिकवरी में भी इतना लचर इनका काम रहा, ये सब नहीं होता अगर सवाल उठाते। मीडिया जोरदार होता तो जो मणिपुर में हो रहा है वो चलता ही नहीं ना इतने लंबे समय तक। अगर आप सही इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर देते, आज भी मेनलैंड में लोगों को पता ही नहीं है मणिपुर में क्या हो रहा है। राइट। मेरे कई ऐसे दोस्त हैं जो मीडिया में ही काम करते हैं और रिपोर्टिंग राइटिंग का ही काम करते हैं, लेकिन जब मैं मणिपुर गई और उन्होंने पूछा कि, फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि मणिपुर में हो क्या रहा है, मेरे जाने से पहले, कि तुम जा क्यों रही हो क्या रहा है। मैंने कहा तुम लोगों को नहीं पता है क्या हो रहा है? हमें पता है कि हिंसा चल रही है, लेकिन मामला क्या है? अब जब इन्हें नहीं पता है, तो हम आम आदमी से तो क्या एक्सपेक्ट कर लें कि उनको पता है? और जब तक मुद्दा सबको पता ही नहीं चलेगा तब तक क्या होगा? इसलिए बैठी है सरकार आराम से कि ठीक है भाई, जलने दो, एक राज्य जल रहा है तो कौन पूछ रहा है? सवाल तो कोई कर ही नहीं रहा है ना, मीडिया उनके पास है। मैं यही कह रही थी कि अगर मीडिया ने खबर की होती, देशवासियों को बताया होता,
तो देशवासी भी सवाल करते हैं, सिर्फ मणिपुर के लोग क्यों सवाल करें? वही बात हमारा है ना। देश है, हम सब सवाल करते हैं। आज मणिपुर है, कल कोई और राज्य होगा। आप देखिए कि ये सब यूपी में नहीं चल सकता है। यूपी में 18 महीने, मध्य प्रदेश में 18 महीने क्या ये वॉयलेंस होता रहेगा और लोग कुछ नहीं बोलेंगे? तो मणिपुर को लेके कोई कोई क्यों कुछ नहीं बोलता है? और जो बोलता है तो उसको आप फिर ट्रोलिंग, आपकी जो पूरी आर्मी है, राइट विंग ट्रोल से लेके और सब शुरू हो जाते हैं उसके पीछे हाथ धो के आर यू दिन रात। फेसिंग दैट? मेरे साथ कल से शुरू हुआ है। मैंने उसमें सिर्फ कोई सामाजिक चीज को लेके किसी कम्युनिटी को कुछ बिना कहते हुए, पहला मेरा ट्वीट ये था कि कोर ऑफ दिस डिस्प्यूट इन मणिपुर इज लैंड एंड रिसोर्सेज। इस पे मैंने एक आर्टिकल भी, अपने आर्टिकल में भी यही बात लिखी थी। उसी उसी बात को उन्होंने, और मैंने उसमें ये लिखा था कि अब एमएमडीआरए को इन्होंने अमेंड कर दिया है, तो अब बचता ये है कि वहां से लोगों को किसी तरह से अपनी तरफ ले लिया जाए या हटा दिया जाए या जो भी किया जाए। और बस इतना इतना सा ही ट्वीट था मेरा। उसके बाद से तो भयंकर तरीके से लोग ट्रोल कर रहे हैं। मतलब जिसका कोई जवाब नहीं है, फोटो तो वो मॉर्फ क्या कर रहे, चाहते कुछ हैं? कुछ क्या कर रहे। उनको इस हिंसा को रोकने में कोई दिलचस्पी नहीं है इन लोगों को, जो आपको ट्रोल कर रहे हैं रिपोर्ट करने के लिए? मुझे नहीं पता ये कैसे लोग हैं। अधिकतर फेक अकाउंट्स हैं जिनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपना असली नाम, अपना असली चेहरा जो है अपने ट्विटर प्रोफाइल पर भी लगा सकें। तो अब इन लोगों से हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि ये देश का भला चाहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट रुकवाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं मालूम नहीं है। इनका एक ही एजेंडा है, ये लोग सुबह उठते हैं और गालियां देना शुरू करते हैं। एक तरफ ये कह रहे हैं कि मेरा पाइबीज को लेके भी जो मैंने आपसे बात कही वो मैंने लिखी ट्वीट में सेम एग्जैक्टली। तो एक तरफ ये कह रहे हैं कि आप हमारी मेरा पाइबीज, जो हमारी महिलाएं हमारे लिए लड़ रहे हैं, उनको बदनाम कर रहे हो। और दूसरी तरफ ये मुझे सो कॉल्ड महिला के नाम पे ये भी बोल के और उसके बाद गंदी गंदी गालियां भी दे रहे हैं, महिला विरोधी गालियां भी दे रहे हैं। और उसी पैराग्राफ में ये भी लिख रहे हैं कि हमारी महिलाएं जो मेरा पाइबीज हैं, आप उनको डिफेम कर रहे हैं, आप उनको साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप उनकी महिला नहीं हैं। मैं तो नहीं हूं ना। तो जो भी रिपोर्टिंग करेगा ईमानदारी से, उसको वो दुश्मन मानेंगे। वो नहीं, वो तो वो बिल्कुल, मतलब ये वाली जो ट्रोलिंग हो रही है ना, इससे पहले भी कई बार कई मुद्दों पे लोकसभा इलेक्शन में जो रिपोर्ट्स की, ग्राउंड रिपोर्ट्स की, उसको उसके साथ भी ट्रोलिंग हुई। ये मुझे लगा था थोड़ी अलग होगी, पर सेम ही है। बहुत स्ट्रेंज है, क्योंकि देश देश जल रहा है, अगर देश का कोई हिस्सा धधक रहा है तो उसको शांत करने में लोगों का इंटरेस्ट नहीं है, बजाय इसके कि अपने सवाल सरकार की तरफ मोड़ दें और अपने मीडिया से पूछें। हम लोग आपस में वेस्टेड इंटरेस्ट देखने लगते हैं और हाँ। कॉन्स्पिरेसी थियरीज देखने लगते हैं। वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ही दे रहे हैं। उनको लग रहा है कि मैंने किसी से पैसा, बहुत मोटी फंडिंग, क्योंकि कुकीज जो है वो पॉपी कल्टीवेट करते हैं इनके नैरेटिव के हिसाब से, तो उनके पास बहुत पैसा है। तो वो पैसा उन्होंने मुझे ट्रांसफर किया है और मैं भी। और एक ने तो पूरा ही लिख दिया ऐसे, वो ही वेंट ऑल आउट टू राइट कि यू योरसेल्फ आर अ पॉपी कल्टीवेटर। कोई लॉजिक ही नहीं है ट्रोलिंग तो में। उसको तो नजरअंदाज कर आप सकती इनको हैं। बैश नहीं, आप, मैं तो कोशिश ही नहीं, मैं हाथ ही नहीं लगाती हूँ। आप इतने इलॉजिकल आदमी को कैसे, मतलब आप तो लॉजिक पे बात कर रहे हो, आप इन सबको कैसे जवाब दोगे? जवाब ही नहीं है ना आपके पास। तो मुझे जब ऐसा होता है, ट्रोलिंग शुरू हो जाती है, मुझे लगता है कि अब मैंने कुछ सच बात बोल दी है शायद, जो चुभ गई है। तो तब मैं एक बार, ये मुझे रीअश्योर कर देती हैं ये सारी चीजें। ये इस तरह की कॉन्स्पिरेसी तो सरकार भी नहीं बोल रही है। वो भी सिर्फ यही कह रही है कि ये एथनिक वायलेंस ये हो रहा थोड़ा है। एक लेवल ऊपर है। दे आर मोर लॉयल देन द लॉर्ड हिमसेल्फ। बहुत लॉयल है। बहुत अफसोसनाक है। इतना खूबसूरत देश और जिन चीज़ों को हम लोग लेकर के बहुत खुश होते हैं। बेहद खूबसूरत जगह है मणिपुर। मतलब अगर ये सब नहीं हो रहा हो तो वो घूमने जाने लायक जगह है, शांति वाली जगह है। मतलब हिमाचल वगैरह को लोग जिस तरह से देखते हैं ना, उससे कुछ और है मणिपुर। मतलब अगर ये सब ना हो रहा हो तो आप वहाँ घंटों दिनों आराम से वो पूरे एटमॉस्फेयर के साथ आप बैठ सकते हैं। नेचर, फुल नेचर का आपको जो है वहाँ पे लगेगा। आपको डर लगा था रिपोर्टिंग करते हुए? ऑनेस्टली लगा तो था। और क्या डर लगा? डर ज्यादातर ये था, सबसे ज्यादा डर था कि चलो लोगों से बात करना एक पॉइंट है, वो रिकॉर्ड किया, वो हो गया। लेकिन जब आप पीस टू कैमरा कर रहे हैं और आप सरकार से सवाल पूछ रहे हैं और आपको नहीं पता आसपास आप कौन आपको सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा है, तो आपको शब्द बहुत संभाल के इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं। कौन कब ऑफेंड हो जाए आपको कुछ पता ही नहीं, किस बात से ऑफेंड हो जाए
आपको कोई आइडिया ही नहीं है। तो वहाँ पीस टू कैमरा करते हुए शब्दों का बहुत एकदम दिमाग में पहले से सोच के कि क्या-क्या चीज़ें बोलनी है, क्या ऐसा नहीं कि कुछ लगे इन लोगों को प्रोवोक कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। और सरकार को किस तरह से सवाल पूछना है कि इनको ये भी नहीं लगे कि आके नरेंद्र मोदी और बीरेंद्र सिंह को घेरना शुरू कर दिया है। तो वो थोड़ा एक डर था और हर चेक पॉइंट क्रॉस करते हुए भी एक डर था कि यहाँ से ये वापस ना भेज दें, क्योंकि मीडिया तो गया ही नहीं है, तो चला ये कहें कि मतलब मीडिया अलाउड नहीं है। कम्युनिटीज़ आपको ट्रस्ट करेंगी इसका भरोसा था? हाँ, हाँ, क्योंकि हम वहाँ उनसे बात करने गए थे, हम उनकी परेशानी जानने गए थे और उनके दुःख में थोड़ा-सा हिस्सा बाँटने गए थे। तो चाहे वो कोई भी कम्युनिटी हो, हम किसी को बैश तो करने गए नहीं थे। तो इस बात की तो श्योरिटी थी कि जिससे बात करेंगे, उसका हाल लेंगे, उसकी तकलीफ़ सुनेंगे। अपना कुछ भी नहीं बताना है कि सुनो ऐसा हो रहा है। ये सब का पॉइंट ही नहीं है। वो जिस स्टेट में हैं, उनको कोई सुनने वाला उनके पास पहुँच जाता है, वो इसमें खुश हैं कि कोई तो आया है सुनने के लिए। मतलब हमारे पास दिन कम थे, लेकिन लोगों ने इतना एक रिलीफ कैंप से ही कॉल करके दूसरे रिलीफ कैंप में शेड्यूल करे कि यहाँ पे भी एक ये महिला है, आपको इससे बात करनी चाहिए। यहाँ एक ऐसी महिला है जिसने जंगल में जो है बच्चे को जन्म दिया है, आपको इससे भी मिलना चाहिए। अब वहाँ सबसे बड़ा मसला ये हो रहा था कि रात को 5 बजे, शाम को 5 बजे अंधेरा। अब आप अंधेरे में तो बिल्कुल भी सेफ महसूस कर ही नहीं सकते वहाँ पे। पूरे ट्रक्स भरे हुए जाते हैं और लोग नहीं निकलते हैं वहाँ। जैसे ही अंधेरा होता है, लोग निकलना बंद कर देते हैं। तो आप महिला होने के तौर पे तो फिर वो और ही डर लगता है कि कब कहाँ किससे पाला पड़ जाए और कौन कैसा है। हमें तो कुछ पता ही नहीं था ना वहाँ का लोकल, ना लैंग्वेज समझ पा रहे हैं, ना कुछ समझ पा रहे हैं। तो वो एक डर तो था कि यहाँ से सेफली निकल जाएँगे कि नहीं। और जिरीबाम के रास्ते में तो ना आपको कोई दुकानें दिख रही हैं, ना कुछ दिख रहा है। वो एकदम सुनसान, दोनों तरफ जंगल, वहाँ लोग दिख रहे हैं बड़ी-बड़ी बंदूकों के साथ चलते हुए सड़क पे। सड़क पे दिख रहे हैं बंदूकों के साथ? 2-2 3-3 के ग्रुप में ओह! वो लोग बंदूकों के साथ घूम रहे हैं। अब वहाँ आप रुक भी, हमारा ड्राइवर वो इतने डरे हुए थे कि वो इतनी तेज़ गाड़ी चला रहे थे कि जिस वज़ह से हमें भी बैठे हुए इनकन्वीनियंस हो रहा था क्योंकि रोड ख़राब है। लेकिन वो बिल्कुल गाड़ी की स्पीड उन्होंने धीमी नहीं की और उन्होंने पूरी ये कोशिश की कि दिन ढलने से पहले हम जिरीबाम पहुँच जाएँ। बहुत शाबाशी का काम किया आपने। जो बड़े-बड़े नामचीन पत्रकार हैं, उन्होंने नहीं किया, वो काम किया आपने। हिम्मत दिखाई आपने। अपना देश अपना महसूस करे, उसका हर कोना अपने आप को अपने देश से जुड़ा हुआ महसूस करे, ये हम सबका काम है। हम सब लोगों को मणिपुर के लोगों के लिए खड़े होना चाहिए। हमारे लिए वो सब बराबर हैं, ना हम कुकी हैं, ना हम मैतेई हैं। हमारे लिए इंसाफ की बात, शांति की बात और ये कि ज़िंदगी जल्द से जल्द वापस लौटे और इनके कारण जो भी रहे हैं, सरकार से हम लोगों को सवाल करना चाहिए। हम सारा हमारा टैक्स पेयर्स का जो पैसा है वो वहाँ पर सुरक्षा के नाम पे किसी भी तरह का वायलेंस अगर रोक नहीं पा रहा है, किस तरह की सुरक्षा हमारी सरकार कर रही है? इतना बड़ा नेशन स्टेट एक स्टेट में शांति नहीं स्थापित कर पा रहा है, तो इसमें विल पावर की कमी भी लगती है कई बार। हम सवाल गलत जगह पूछते हैं ना, एक तो ये भी है। सवाल कहाँ पूछें? सरकार से सवाल होने चाहिए जनता के। मैं वही वही सोच रही हूँ। सवाल जनता के सरकार से होने चाहिए वो और है ही जनता नहीं। आपस में बँट जाती है। मुझे तो लग रहा है कि सरकार वाला जो ये जो है सिस्टम, वो लोग भुला ही चुके हैं। वो आपस में लड़ लेंगे कि तुमने ये किया, तुमने वो किया, तुम्हारी वजह से देश में हिंसा हो रही है, तुम्हारी वजह से मेरा राज्य जल रहा है, मणिपुर जल रहा है, ये वो। लेकिन उसमें एक बड़ा पॉइंट तो लोग भूल ही जा रहे हैं कि सरकार से भी तो कुछ करेगी। मतलब इतना हैबिट में आ चुके हैं कि सरकार से तो उम्मीद ही नहीं है वाले हिसाब किताब में जी रहे हैं कि क्या सवाल करना है। कौन सुन रहा है ये सवाल? चलो सवाल कर लिया किसी ने, सुन कौन रहा है? जो लोग बोल रहे हैं उनकी भी तो नहीं सुनी जा रही है ना। सुन कौन रहा है? वो लोग बोल के तो बस चुप बैठ जा रहे हैं। या तो आप वो सोशल मीडिया उनके अकाउंट्स बैन करवा दोगे या केस करवा दोगे या एफआईआर्स करवा दोगे, किसी भी तरह से उनको टॉर्चर करोगे आप। और ये भी तो ये स्टेट थोड़ी करवा रहा है। ये तो आपस में ही लोग कल के मेरे ट्वीट पे लोग मणिपुर पुलिस और सीएमओ और पता नहीं किस-किस को टैग करने लग गए कि एफआईआर रजिस्टर करिए। कुछ लोग आके लिख रहे हैं कि हम आपके खिलाफ एफआईआर करेंगे। तो ये तो अब वो ज़िम्मा इन्होंने अब अपने हाथ में, ये भीड़
जो पागल हो चुकी है, इन्होंने अपने हाथ में ले लिया है वो ज़िम्मा कि हम जाके रिपोर्ट करना शुरू करेंगे किसको क्या। अगर कोई रिपोर्ट कर रहा है और वो भी मोस्ट फैक्चुअल मैनर में रिपोर्ट कर रहा है तो ये उससे लड़ रहे हैं। तो उनके हिसाब से तो मैंने नहीं किया ना फैक्चुअल मैनर में रिपोर्ट। वो तो उनको लगता है कि मैंने ठीक तरीके से रिपोर्ट नहीं किया। इन लोगों ने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देखी मेरे ट्विटर हैंडल पे जाके, ना कोई वीडियो देखा, ये सिर्फ गाली देने आए। इनका कहना है कि मैं सिर्फ कुकी लोगों से मिली, लेकिन इन्होंने ये नहीं देखा कि मैं मैतेई लोगों से भी मिली। मैं मेरा पाईबीस का भी इंटरव्यू किया, जो दोनों पक्ष सामने रखे, उसमें इनको पता नहीं कहाँ से बायस ढूंढ रहे हैं। कि तो फिर इनके दिमाग में सेट कुछ एजेंडा है ना। जब दोनों चीजें सामने रखी तो आप एक चीज कैसे ढूंढ शायद सकते हो? एजेंडा ये हो कि मणिपुर पर कोई और बात ही ना करे, जो कुछ वहाँ हो रहा है होने उसको दिया जाए। आंखों से ओझल कर दो, उसको मीडिया से ओझल कर दो, उस पर कोई बात ना हो। जब पता ही नहीं होगा तो लोग सवाल ही क्या करेंगे। वो स्लो वायलेंस है, वो धीरे धीरे चलता रहेगा, थोड़े टाइम में नॉर्मलाइज, अब शुरू हो गया नॉर्मलाइज होना, तो धीरे धीरे तो नॉर्मलाइज होता रहेगा, उसके बाद लोगों को फर्क पड़ना बंद हो सही जाएगा। एफआईआर्स नहीं होंगी, सही इंसाफ नहीं होगा, सही केसेस नहीं चलेंगे, यानी बहुत से विक्टिम्स को कोई क्लोजर नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। जैसा कि अक्सर होता है। मणिपुर के केस में भी यही होगा। और कुछ तो 3-4 केस ऐसे होते हैं कि हर महीने में फ्लैग, 2-3 महीने में फ्लैग कर जा रहे हैं, तो हमें पता है। कई तो मामले ऐसे होंगे जिनके बारे में कहीं कोई खबर ही नहीं है। कई लोग ऐसे ही मार दिए गए होंगे, ऐसे ही घर जला दिए गए होंगे, बच्चे मार दिए गए होंगे, महिलाओं के साथ रेप कर दिया गया होगा, लेकिन खबर ही नहीं बनी होगी। राइट। क्योंकि जितनी खबरें आ रही हैं, इतना तो नहीं है मणिपुर में, इससे कई ज़्यादा है। लेकिन उसके लिए किसी को पड़ी नहीं है कि कोई वहाँ जाके और कुछ देखे, क्योंकि हमने अब हम मणिपुर को अपना मानते नहीं है। वो एक दिमाग में एक इमेज हो चुकी है कि जब अपने घर में कुछ होगा तभी बात करेंगे, पड़ोसी के झगड़े में क्यों पड़े। तो जब तक जो अपने घर में मणिपुर बात नहीं के जो आएगी। एल्डर्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं या जो मोतबर लोग हैं, जो प्रतिष्ठित लोग हैं, उन लोगों से जब आप मिलती हैं तो उनके नज़र में कोई हल है इस मसले का? ये जो एक डिमांड है प्रेसिडेंट्स रूल की, ये उनको लगता है कि एक अकेला सोल्यूशन ये है। तो इस सबसे पहले वो इस पॉलिटिकल लीडरशिप को हटाना चाहते हैं। 6 महीने में इलेक्शंस होंगे अगर प्रेसिडेंट्स रूल लगेगा तो। हम्म। और ऐसा सरकार होने नहीं दे सकती है अभी के सिचुएशन के हिसाब से, क्योंकि अगर ऐसा इलेक्शन हो गए तो फिर तो मुश्किल है ना वीरेंद्र सिंह का वापस से सरकार बना पाना। और वो हट गए तो काफ़ी लिंक्स जो है वो कट जाएंगे। बने रहना बहुत है, सलीके से उलझाया गया है मामला। बने रहना है। और जो कुकी एमएलए हैं वो भी नहीं बोल पा रहे हैं ना ऑफ द रिकॉर्ड, तो वो बोलेंगे कि क्या सोल्यूशन है, कि पीआर प्रेसिडेंट्स रूल जो है वो सोल्यूशन लगता है, लेकिन ऑन द रिकॉर्ड वो बोलेंगे तो उनको मार दिया जाएगा, घर जला दिए जाएंगे। एमएलएस के किया गया हाँ है, किया है। एमएलएस को मारा गया है, और चीफ मिनिस्टर का घटिया मैते अटैक हुआ एमएलएस था। को भी हाँ पीटा गया है, हाँ हाँ जो दूसरी पार्टी के हैं। हाँ। तो डर में है ना सब, क्या बोलेंगे। और अभी भी इन लोगों ने इस हफ्ते पहले, दिसंबर के पहले हफ्ते में जो प्रोटेस्ट प्लान किया 10 कुकी एमएलएस ने दिल्ली में, अब वो प्रोटेस्ट कब होगा, अब ये देखना है। उसमें से भी 7 तो बीजेपी के हैं, तो उसमें भी अभी जो इनसाइडर इन्फॉर्मेशन वो ये है कि बैक एंड फोर्थ चल रहा है कि प्रोटेस्ट करना है कि नहीं करना है, कि बैठ गए तो उठा दिए जाएंगे। कशिश, हमने बीजेपी की जो वो हैं राज्यपाल हैं उनकी भी बात सुनी थी और वो मुखालिफ हैं, वो चीफ मिनिस्टर को सपोर्ट नहीं कर रही थी, इफ़ यू रिमेम्बर, हम्म है ना? ऐसा याद है आपको? जो जो गवर्नर हैं। मुझे नहीं याद है ये। ओके, हम्म, हम रीचेक कर लेंगे, लेकिन मुझे ये ध्यान आ रहा हाँ है कि जो गवर्नर हैं उन्होंने हाँ, एतराज़ किया था। बीरेंद्र सिंह पे। हाँ अच्छा, हाँ, लेकिन ठीक है, अगर सब इतना ज़्यादा डर अभी का तो ये जो माहौल है। 2 ग्रुप्स है ना, ये भी अगेंस्ट में ही है सरकार के। हाँ, मतलब शुरू तो उसी तरीके से किया गया था कि एक लार्जर एजेंडा को प्रमोट किया जाएगा, पर अभी तो ये भी खिलाफ में ही चले गए। हाँ, दोनों को नुकसान बहुत हुआ है। दोनों को नुकसान बहुत हुआ है। दोनों की स्थितियाँ बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई हैं, जीवन प्रभावित हुआ है, तो ये पता नहीं इस तरह से कैसे उलझा दिया जाता है लोगों को जो साथ जी रहे थे, साथ उठ बैठ रहे थे, जिनके दुख एक ही जैसे थे, एक इलाके के दुख एक जैसे होते हैं, लेकिन उनको बाँट दिया गया और अब सरकार से कोई सवाल नहीं कर रहा है। वो अभी भी बेचारे ये पूछते हैं कि आप उस डिस्ट्रिक्ट से होके आए, वहाँ लोग कैसे रह रहे हैं। इतनी इंसानियत है, इतने समय से साथ में रहे हैं। ऐसे थोड़ी होता है कि कुछ शुरू हो जाता है तो लोग भूल जाते हैं। लोगों में तो इंसानियत है ना, चाहे किसी भी तरफ के। तो मैती कुकीज़ वाले एरिया क्या पूछते हैं, का कुकीज़? पूछते हैं हाँ, कि हमारा वहाँ पे गाँव पड़ता है, तो वहाँ के पहले तो ये पूछते हैं कि वहाँ गए क्या आप उस गाँव में? और गए तो फिर मिले क्या किसी से बात हुई क्या?
और रिलीफ कैंप में लोग कैसे रह रहे हैं ये भी पूछ रहे हैं कि इम्फाल के लोग पूछ रहे हैं कि चुराचांदपुर के रिलीफ कैंप में लोग कैसे रह रहे हैं और कांगपोकपी के रिलीफ कैंप में लोग कैसे रह रहे हैं। वहीं कांगपोकपी और चुराचांदपुर में लोगों से बात करो तो आखिरी में वो पूछते हैं कि आप इम्फाल में आपने देखा कैसा है इम्फाल में अभी सब कुछ, हमारा घर वहाँ हुआ करता था, हम वहाँ रहते थे। तो मतलब लोगों में इंसानियत तो जिंदा है, पर जिस तरह से मैनिपुलेशन का गेम बहुत लार्ज स्केल पे चलाया जा रहा है ना, इस तरह से ब्रेन वॉश किया जा रहा है, मुझे लग नहीं रहा कि वो इंसानियत भी अब कहीं जा पाएगी। वो धीरे धीरे मरती जा रही है। वो सिर्फ आप में और मुझ में सीमित रह के रह गई है कि जो आसपास दिख रहा है उनमें ही सीमित है कि ये आज साथ में है तो ठीक है, कल को क्या होगा कुछ पता नहीं है। नो सिंपैथी, नो एम्पैथी इन लार्जर कॉन्टेक्स्ट। और वो ये ग्रुप्स आइडेंटिफाई भी तो नहीं कर पा रहे हैं ना कि प्रॉब्लम कहाँ है। आप कैसे ही समझाओगे हर इंसान को कि क्या प्रॉब्लम है। अगर आपने एमएमडीआरए वाला एंगल नहीं बताया होता और आपने इसको खनिजों के जो वहाँ पे पर जमावड़ा है उससे नहीं किया होता, तो सच में ये बात समझ में नहीं आती है। जब ये शुरू हुआ है पिछले साल, तब इस पर लगातार बात हो रही थी। चैनल्स पर भी बात हो रही थी, जो डिजिटल मीडिया के चैनल्स हैं उस पर बात हो रही थी कि ये जो वहाँ की खनिज है, जो मिनरल वेल्थ है, ये सब कुछ उसके लिए करवाया जा रहा है। लेकिन अब सब कुछ खामोश हो गया, अब कोई इस पर भी अब बात कोई नहीं इस कर पे रहा है। बात नहीं कर रहा है। अब वो वही है ना, धीरे धीरे नॉर्मलाइज इतना कर दो कि ठीक है यार, मतलब न्यूज़ के बिजनेस में तो ये है कि ठीक है 18 महीने से चल रहा है, कुछ नया हमने देखा फिलिस्तीन में भी ऐसा ही हुआ है। नॉर्मलाइज करने का खेल है कि और इसी तरह से जो ये पॉलिटिक्स है, लार्जर पॉलिटिक्स जिसका एजेंडा किसी ग्रेटर गुड के लिए तो है नहीं, ये इसी तरह से थ्राइव करते हैं। वो धीरे धीरे इतना आपको चीज़ें नॉर्मलाइज करवा देंगे कि एक टाइम के बाद आपको फर्क पड़ना बंद हो जाएगा। एक फेज से दूसरे फेज में आप जा रहे हैं बस, और कुछ हो नहीं रहा है। आपके अंदर की इंसानियत को मार दिया है इन्होंने। जब तक आपके घर से कोई नहीं मारा जाएगा, आपके ऊपर गोली नहीं चलेगी, तब तक आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा। पड़ोस के घर की गोली को आप नज़रअंदाज कर देंगे। तो ये नॉर्मलाइज करने का खेल है, पॉलिटिकल थ्योरीज हैं जो रची जा रही हैं अच्छे से। आपने बहादुरी का काम किया, आप वहाँ गई हो और सिर्फ इम्फाल में नहीं, इंटीरियर में गई और उन सभी जगहों पर जा कर के महिलाओं से आपने बात की। आपकी रिपोर्ट्स देखूंगी और कोशिश रहेगी कि हम उसको लिंक भी डालें यहाँ पर, हमारे दर्शक भी देखें। इंसान बन के, भारतीय बन कर के सोचना शुरू कीजिए। एक दूसरे पर बेवजह की तोहमत, लांछन लगाने से कुछ नहीं होगा। सरकार से सवाल करने हैं कि ये क्यों होने दिया जा रहा है। ये सारा असलहा, ये सारा एम्यूनिशन और ये सारा जो पैराफिल्नेरिया दिया जाता है, होने दिया जाता है, ये कुछ मासूमियत में नहीं होता है। इसके पीछे एक डिज़ाइन होता है। उस डिज़ाइन को समझिए। कम से कम नागरिक अपनी एकता बनाए रखें और इसमें कोई भी पराया नहीं, सब अपने हैं। इस नज़रिए से देखना पड़ेगा। थैंक यू कशिश, आपने हमारे साथ जो कुछ शेयर किया। आई नो इट इज़ वेरी ट्रॉमेटिक टू रिलीव इट अगेन एंड अगेन, बट थैंक यू। हम अपने लोगों तक उनकी बात पहुँचाएँ, ये बहुत ज़रूरी है। लार्जर एजेंडा तो यही है कि जितने ज़्यादा लोग बात कर पाएँ। मणिपुर को लोगों की ज़रूरत है। वहाँ के लोग अब मजबूर हो गए, उनको मदद चाहिए। काश हमारे हाथ में कुछ होता।